हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैट्रिसेस क्लास 12 मैथ्स। हमेशा की तरह खत्म करेंगे सिर्फ एक वीडियो में, विथ एग्जाम्पल्स, विथ क्वेश्चंस एंड विथ ऑल द कॉन्सेप्ट्स। और कुछ इस तरह से पढ़ेंगे ताकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप मैट्रिसेस के सारे क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट कर सको। सो आर वी रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नर हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के सारे बच्चे कभी भी कहीं भी कुछ भी पढ़ सकते हैं एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। मैट्रिसेस एक नया टर्म है हम सभी के लिए, तो सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये मैट्रिसेस होता क्या है। तो अगर मैं टर्म की बात करूं तो मैट्रिसेस प्लूरल फॉर्म है, इसका सिंगुलर फॉर्म है मैट्रिक्स। और ये एक मैथमेटिकल टूल है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करता है। अब आप पूछोगे कि काम आता है क्या? मतलब जो कैलकुलेशन हम किसी और तरीके से भी कर सकते हैं उसको फिर मैट्रिक्स से करने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि जब हम हाई लेवल पे जाते हैं जहाँ पे कैलकुलेशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, मतलब नॉट राइट नाउ बट जैसे अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च चल रही है जिनके एक्सपेरिमेंट्स के डेटा एनालिसिस करना है, या फिर किसी तरह का सेल्स प्रेडिक्शन दिखाना है, या इस तरह की चीज़ें अगर बिजनेसेस में या साइंस में कुछ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस करनी है, तब काम आता है मैट्रिसेस। तो आज फिलहाल हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में? आज हम जानेंगे बेसिक्स। इनफैक्ट आपको याद होगा कि जब बचपन से ही जब भी आप कोई चीज़ पहली बार पढ़ते हो, जब आपने होल नंबर्स पहली बार पढ़ा था या फिर जब आपने इंटीजर्स पहली बार पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था कि वो क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, हम उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह कैसे करते हैं। एग्जैक्टली वही हम आज पढ़ेंगे मैट्रिसेस के बारे में कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, ये कितने तरह के होते हैं, इनको हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले ही एक डिस्क्लेमर दे देती हूं मैं कि ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव एज वेल, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में एज वेल एज इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में मैट्रिसेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड लेट मी टेल यू, ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। सारे कॉन्सेप्ट छोटे छोटे से हैं, इजी से हैं और बड़े आराम से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो इसीलिए इग्नोर नहीं करने का, फोकस करने का। तो क्या एग्जैक्टली करते हैं हम मैट्रिक्स में? तो एक मैट्रिक्स जो है, इट इज अ मोड टू रिप्रेजेंट डेटा टू ईज कैलकुलेशन। तो हम डेटा को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ताकि हमारे कैलकुलेशंस थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत बेसिक सा, बहुत सिंपल सा। मान लेते हैं कि एक क्लास में 3 बच्चे हैं, अनु, अमित, अदिति। ठीक है, अनु के पास 4 एप्पल्स, 7 ऑरेंजेस हैं। अमित के पास 6 एप्पल्स, 8 ऑरेंजेस हैं। अदिति के पास 2 एप्पल्स और 3 ऑरेंजेस हैं। ठीक है, अब ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो डेटा है मेरे पास, मैं चाहूं तो मैं इसे लिख के प्रेजेंट कर सकती हूं, बट अगर मुझे इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रेजेंट करना हो तो मैं क्या करूंगी? एक बड़ा सा थर्ड ब्रैकेट बनाऊंगी कुछ इस तरह का, और उसके अंदर मैं सिर्फ नंबर्स लिख दूंगी। अभी मैंने जो भी नंबर्स बोले, जैसे 4, 6, 7, 2, ये सारे नंबर्स लिख दूंगी। ठीक है, अब अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो मैं देखती हूं कि हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि जो पहली हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या दिखा रही है? वो दिखा रही है कि अनु के पास क्या है। जो दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो दिखा रही है कि अमित के पास क्या है। जो तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो दिखा रही है कि अदिति के पास क्या है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं वर्टिकल लाइंस पे फोकस करूं तो जो मेरा पहला वर्टिकल लाइन है वो दिखा रहा है नंबर ऑफ एप्पल्स। जो मेरा दूसरा वर्टिकल लाइन है वो दिखा रहा है नंबर ऑफ ऑरेंजेस। राइट? तो ये जो इस तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन है, इसे ही हम कहते हैं मैट्रिक्स। अब यहां पर जो हमारा सिचुएशन था, इसको हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते थे। पहला तो ये, और दूसरा तरीका ऐसा भी हो सकता था जिसमें हम क्या किए हैं, जिसके अंदर हमने जो हमारे वर्टिकल जो लाइंस हैं उनको हमने एक एक बच्चे को रिप्रेजेंट किया है। तो इसीलिए इस बार हमारे पास 3 वर्टिकल लाइंस है, एक अनु के लिए, एक अमित के लिए, एक अदिति के लिए, और 2 ही हॉरिजॉन्टल लाइंस है, एक एप्पल के लिए, एक ऑरेंजेस के लिए।
राइट। बट ये जो दोनों ही रिप्रेजेंटेशन है, ये दोनों ही मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। तो अब बारी आ गई है कि हम समझे मैट्रिक्स मैथमेटिकली क्या होता है। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। तो हम देख सकते हैं कि मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर एरे है जो किससे बना हुआ है, नंबर्स या फंक्शंस से। कैसे दिखते हैं मैट्रिक्स, एग्जाम्पल्स पेश किए जाए तो यहां पे हमें दिख रहा है ए बी सी, जो तीनों के तीनों मैट्रिक्स हैं। अगर हम पहले वाले मैट्रिक्स को देखें ए, तो उसके अंदर जो है सारे नंबर्स हैं। अब हर तरह के नंबर्स अलाउड हैं, जैसे ए के अंदर रैशनल नंबर्स भी हैं, इरैशनल नंबर्स भी हैं। अगर बी की बात करें तो बी के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हैं, राइट, इमेजिनरी पार्ट भी है, दैट्स परफेक्टली फाइन। अब अगर हम सी की बात करें तो सी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर नंबर्स नहीं है बल्कि फंक्शंस हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, ये सारे फंक्शंस हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों ही मैट्रिक्स हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। अब जब हम मैट्रिक्स की बात करेंगे तो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें पता होने चाहिए, जैसे कि इन मैट्रिक्स के अंदर जो ये नंबर्स या फंक्शंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स। हालांकि एलिमेंट्स वर्ड ही हम ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं। इसके अलावा मैट्रिक्स में दो बहुत क्रिटिकल चीजें होती हैं, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जिन्हें हम कहते हैं रोज, और दूसरा ये वर्टिकल लाइंस जिन्हें हम कहते हैं कॉलम्स। अब रोज और कॉलम्स तो आप शायद बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हो, कभी केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में तो कभी कहीं और, तो इसीलिए मुझे लगता नहीं है कि किसी को डाउट होगा कि रोज कौन सा होता है और कॉलम्स कौन सा। रोज कौन सी होती हैं, इनफैक्ट आपका जो क्लासरूम होता है उसमें जो फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं, जितने भी बच्चे फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं वो सेम रो में हैं, राइट। तो हॉरिजॉन्टली जो प्लेस्ड हैं दैट्स रो, और जो वर्टिकली प्लेस्ड है एक के पीछे एक के आगे एक, दैट इज कॉलम। जो अगली इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है मैट्रिक्स में वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बेसिकली ये बताता है कि किसी भी मैट्रिक्स में कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, तो हम कहते हैं कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m/n, जिसे हम डिनोट करते हैं कुछ ऐसे, उनके बीच में हम ये क्रॉस का सिंबल लगाते हैं। तो इसे हम कैसे पढ़ते हैं, इसे हम m/n भी कहते हैं, इसे हम m×n भी कहते हैं, ठीक है। m इंटू n हम कहना अवॉइड करते हैं क्योंकि m इंटू n से ऐसा लगता है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, बट बेसिकली वो हमें करना नहीं है। फिलहाल हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ जो बहुत बार बच्चों को कंफ्यूज करती रहती है वो ये है कि बच्चे अक्सर भूल जाते हैं कि यार ये जो m/n होता है ना, उसमें ये m रोज होता है या कॉलम्स, मतलब जो नंबर पहले आता है वो रोज होता है या कॉलम होता है। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो ये जो नंबर पहले आता है ना, ये हमेशा रोज होता है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइंस होती हैं। अब आप इसे याद कैसे रखोगे, इसके लिए मैं एक मेमोरी टिप देती हूँ। ऐसे सोचो, एक छोटा बच्चा है, ठीक है, नया नया चलना सीखता है, तो वो कैसे चलता है, हॉरिजॉन्टली चलता है, राइट, एज इन वो ऐसे जमीन पे चलेगा, राइट, ऐसे ऐसे चलेगा, इट्स लाइक हॉरिजॉन्टली, ठीक है। सीढ़ियां वो बाद में चढ़ेगा, राइट, तो ऊपर वो बाद में जाएगा, नीचे वो बाद में जाएगा, आसमान में उड़ना तो खैर थोड़े और दिनों के बाद ही होगा, राइट। तो बेसिकली बच्चा पहले कैसे चलता है, हॉरिजॉन्टली या फिर सीढ़ी के ऊपर नीचे, हॉरिजॉन्टली, राइट। तो ऐसे याद रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल है यानी कि जो रोज हैं वो पहले आते हैं, उसके बाद आते हैं कॉलम्स, क्योंकि ये है तो बहुत छोटी सी चीज़, बट बहुत से बच्चे हैं जो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो पहले लिखा होता है वो क्या है, रोज है कि कॉलम्स, और रोज क्या है, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, राइट। तो इससे आप इसे याद रख सकते हैं। तो अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इस मैट्रिक्स ए की, तो इसके अंदर अगर मैं पूछूं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आप क्या बताओगे, फटाफट से देखो कि इसमें कितने रोज हैं, इसमें 3 रोज हैं, और इसमें कितने कॉलम्स हैं, 2, तो फिर इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/2 या फिर 3×2। अब बात करते हैं मैट्रिक्स बी की।
इसका ऑर्डर क्या होगा? इसमें कितने रोज हैं? 3। इसमें कितने कॉलम्स हैं? 3। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/3। अब बात करते हैं मैट्रिक्स सी की। इसमें कितने रोज हैं? 2। और इसमें कितने कॉलम्स हैं? 3। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3। तो कुल मिला के इन जनरल अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि एक m/n मैट्रिक्स है, यानी कि उसमें m रोज और n कॉलम्स हैं, तो ऐसे एक मैट्रिक्स को हम इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर एरे में डिफाइन करते हैं या फिर इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे एलिमेंट्स है इसको हमने कैसे डिनोट किया है? स्मॉल लेटर a से। और ये जो सबस्क्रिप्ट है 1 1 1 2 1 3 1 j 1 n, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि हम कौन से वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम एक बड़ा सा मैट्रिक्स ले लें, अब अगर उसमें से हमें किसी एक एलिमेंट को पॉइंट करना हो तो हाउ विल वी डू दैट, राइट? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है A जिसके अंदर थोड़े से एलिमेंट्स हैं, जैसे कि 2 √5 -1 0 3 6/9। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है, अब अगर मैं सिर्फ इस एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करना चाहूँ, ठीक है, अब हो सकता है कि जो मैट्रिक्स है वो बहुत बड़ा है जहाँ पे √5 2-3 जगह पे हो, बट अगर मैं एक पर्टिकुलर पोजीशन के √5 को इंडिकेट करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगी? मैं कहूँगी कि ये कौन सा वाला एलिमेंट है? A1 2, यानी कि फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो ये जो √5 है ये फर्स्ट रो में है, राइट? बिकॉज ये क्या है मेरा? ये मेरा फर्स्ट रो है, ये मेरा सेकंड रो है, ये मेरा थर्ड रो है। उसी तरह ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, ये मेरा सेकंड कॉलम है, राइट? तो अगर देखें तो इसकी पोजीशन कहाँ पे है? फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम पे। तो ये जो दो नंबर्स हम लिखते हैं सबस्क्रिप्ट पे, इन नंबर्स के केस में भी जो पहला नंबर है वो डिनोट करता है रो और जो दूसरा नंबर है वो डिनोट करता है कॉलम। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कई जगह मैट्रिक्स में जो रो है वो उसे थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, राइट? चलो, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम किसी भी मैट्रिक्स को का जो जनरल फॉर्म है वो ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो इसे हम मैथमेटिकली कुछ ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं, कैपिटल A जिसे हम डिनोट करते हैं उस मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए, और स्मॉल a से हम डिफाइन करते हैं उसके एलिमेंट्स को। तो हम कहेंगे कैपिटल A इज इक्वल टू स्मॉल आई जे मतलब आई जेथ एलिमेंट। ये i और j की वैल्यू बताएगी ये कौन सा वाला एलिमेंट है, राइट? और m/n यानी कि ये एक m क्रॉस n मैट्रिक्स है, m रोज है और n कॉलम्स है। ठीक है, सच दैट i की जो वैल्यू है, i की वैल्यू किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? रो के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो i की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू m होगी क्योंकि m नंबर ऑफ रोज है। j की जो वैल्यू है दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसकी वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू n होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन जनरल मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें कैसे पता चलते हैं? बहुत सिंपल है, कोई भी मैट्रिक्स आप उठा लो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज ऑलवेज गिवन बाय m इंटू n, दैट इज नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, यहीं पर अगर इसी मैट्रिक्स A की बात करें तो यहाँ पर कितने रोज हैं? 1 2 3 और कॉलम्स कितने हैं? 2। तो ये एक 3/2 मैट्रिक्स है, तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 6। काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6, राइट? उसी तरह अगर एक 3/3 मैट्रिक्स है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे 9। 3 इंटू 3 9। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, किस तरह से हम मैट्रिक्स फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जो नॉर्मली जिस तरह की डेटा की हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पॉइंट्स इन अ प्लेन रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि मैं कहती हूँ कि भाई चलो ठीक है, मेरे पास कुछ 4 पॉइंट्स हैं ABCD और मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स पता है। ठीक है, तो मान लेते हैं मैं कहती हूँ कि भाई A का जो कोऑर्डिनेट है वो है 1 2 3, B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 2 5 6, C के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 7 8 और D के कोऑर्डिनेट्स हैं 8 2 1। सबको पता है, राइट, कि कोऑर्डिनेट्स से मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर हम एक 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, अब मैं कहती हूँ कि इस पूरे स्पेस में एक कोई पॉइंट है A जिसका x कोऑर्डिनेट है 1, y कोऑर्डिनेट 2 और z कोऑर्डिनेट 3। उसी तरह से मुझे इन चारों पॉइंट्स की पोजीशंस पता है।
यानी कि उनके कोऑर्डिनेट्स पता है। अब मुझे इन पॉइंट्स को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे करूँगी? एक ऑप्शन है कि भाई जितने भी मेरे ये एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स हैं उनको मैं ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। तो सभी के केस में ऐसे ही करूँगी, राइट, सबका सेम तरीके से लिखना पड़ेगा। और मैं कहती हूँ कि ये लो मेरा बन गया मैट्रिक्स फॉर्म। तो इस फॉर्मेट में मैंने क्या किया है, जितने भी एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक एक जो रो है मेरा, इसमें टोटल कितने रोज हैं, 4 रोज हैं, और कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो ये एक 4x3 मैट्रिक्स है। और यहाँ पे एक एक रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एक रो एक एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। जैसे कि पहला रो रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, दूसरा रो रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, तीसरा रिप्रेजेंट कर रहा है सी को, चौथा रिप्रेजेंट कर रहा है डी को। और एक एक कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है एक एक एक्सिस को, यानी कि एक्स एक्सिस की वैल्यूज पहले कॉलम में, वाई एक्सिस की वैल्यू दूसरे कॉलम में, जेड एक्सिस की वैल्यू तीसरे कॉलम में। तो ये एक तरीका है इसे मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। हालांकि इसका एक ऑल्टरनेट तरीका भी है, एक और तरीका है। वो तरीका क्या है, अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ 1 2 4 8 2 5 7 2 3 6 8 1। मैं इसे एक 3x4 मैट्रिक्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। इसमें क्या होगा, इसमें एक एक कॉलम जो है वो एक एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे पहला कॉलम ए रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा कॉलम बी रिप्रेजेंट करेगा, तीसरा सी और चौथा डी। और उसी तरह से एक एक रो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक एक एक्सिस को। तो पहला रो एक्स एक्सिस, दूसरा रो वाई एक्सिस और तीसरा रो जेड एक्सिस। तो ये मेरा कैसा मैट्रिक्स हो गया, ये हो गया 3x4 मैट्रिक्स, राइट। तो यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं इनको मैं चाहूँ तो 4x3 मैट्रिक्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ और 3x4 फॉर्म के मैट्रिक्स में भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ठीक है। ठीक इसी तरह से अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो कि भाई वर्टिसेस ऑफ अ क्लोज्ड रेक्टिलिनियर फिगर, कुछ भी कोई सा भी मान लेते हैं, एक ऐसा रेक्टिलिनियर फिगर है ABCD जिसमें हमें इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है। जस्ट एक रफ एग्जाम्पल है ये, मान लेते हैं कि इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कुछ ऐसे हैं, लेट्स से 0 1, लेट्स से 1 3। ये मतलब कुछ भी एक मैं रैंडम कुछ भी वैल्यूज़ लिख रही हूँ, ठीक है। कि इस तरह से अगर हमें इनके कोऑर्डिनेट्स पता है और अगर मैं कहूँ कि इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम, अब तक सबको पता है। हमारे पास 2 चॉइसेस होंगी हमेशा ही। एक ऑप्शन है कि भाई ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम रोज में दिखाएं। तो उस केस में हम कैसे दिखाएंगे, 0 1 1 3 3 5 2 0। इस केस में एक एक रो जो है ये क्या है, एक एक पॉइंट है। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि एक एक पॉइंट को जो है वो मैं दिखाऊं कॉलम्स में, यानी कि 0 1 1 3 3 5 2 0, ठीक है। तो ये मेरा कैसा मैट्रिक्स है, ऑर्डर अगर मैं पूछूं इसकी तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3 4, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2। तो ये 4x2 मैट्रिक्स है। और इसकी बात करूं तो इसमें 1 2 रो हैं, कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो ये 2x4 मैट्रिक्स है। तो इन दोनों में से किसी भी तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो अब हमें धीरे धीरे पता लग रहा है, राइट, कि कैसे हम जो डेटा होता है उसे मैट्रिक्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। चलो भाई, तो जो भी थोड़ा सा बेसिक्स अभी हमने सीखा है उस पे बेस्ड थोड़े से क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, इससे अच्छा से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, इन द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। चलो भाई, ऑर्डर निकालने में तो अब एक्सपर्टीज आ गई होगी, है कि नहीं। ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम, ऑर्डर हमेशा किस फॉर्म में होता है, m/n फॉर्मेट में। और वो m क्या होता है, पहले क्या आता है, पहले आता है रो और बाद में आता है कॉलम, ठीक है ना। तो इसमें कितने रोज हैं, 1 2 3, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3x4 या फिर 3x4। दूसरा क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे काउंट करने की। ऐसे तो आप ऐसे भी 1 2 3 4 करके काउंट भी कर सकते हो, बट उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा क्या होता है, 3 × 4 यानी कि 12। और तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइट द एलिमेंट्स A13। अब A13 का मतलब क्या है, 1 रिप्रेजेंट करता है रो, 3 रिप्रेजेंट करता है कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट। फर्स्ट रो क्या है, ये मेरा फर्स्ट रो है,
इसका थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या हो जाएगा 19, तो A13 हो गया 19। दूसरा A21, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो हो गया ये वाला, इसका फर्स्ट कॉलम यानी कि 35। उसके बाद निकालना है A33 यानी कि थर्ड रो का थर्ड कॉलम, थर्ड रो हो गया ये और इसका थर्ड कॉलम हो गया ये, तो ये हो गया -5। A24 यानी कि सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो हो गया ये, फोर्थ कॉलम हो गया 12, तो ये हो गया 12। ठीक है, ठीक उसी तरह A23 यानी कि सेकेंड रो का थर्ड, तो ये हो गया 5/2। काफ़ी बेसिक सा आसान सा सवाल था, बट धीरे धीरे टफ की तरफ भी जाएंगे, टेंशन मत लो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स? चलो व्हाट इफ वाला पार्ट तो बाद में देखेंगे, पहले क्या देखते हैं, मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं? 24 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर का क्या लिंक है? हमने ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये हम कैसे निकालते हैं, m × n, और ये m × n क्या बताता है हमें? ये हमें बताता है कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, राइट? तो यानी कि हमारा यहाँ पे टारगेट होगा कि भाई 24 को हम किस तरीके से m × n के फॉर्म में लिख सकें, राइट? यानी कि 24 को हम कितने तरह से इसके दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट की तरह लिख सकते हैं, उसी से हमें पता चल जाएगा कि इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका है कि 24 को फैक्टराइज कर लो ताकि कोई भी फैक्टर छूटे ना। तो ये हो जाएगा 2 12s, 2 6s, 2 3s। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से बड़े आसानी से हम लिख सकते हैं। अब एक तो सिंपल सा है कि 24 को हम लिख सकते हैं 1 × 24, इसको हम लिख सकते हैं 24 × 1, क्योंकि 1/24 और 24/1 मैट्रिक्स सेम नहीं होते हैं, राइट? 1/24 मतलब रो एक ही होगा, कॉलम्स 24 होंगे। 24/1 का मतलब कॉलम रो 24 होगा लेकिन कॉलम एक ही होगा, राइट? तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अब इससे देख के हम बता सकते हैं कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 2s 4, 4 2s 8, तो 8 × 3 भी लिख सकते हैं। चूंकि 8 × 3 लिख सकते हैं तो इसे हम 3 × 8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 2s 4 और इधर 3 2s 6, तो 4 × 6 भी लिख सकते हैं, तो इसे 6 × 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 × 2 2s 4, 4 3s 12, यानी कि 2 × 12 भी लिख सकते हैं और इसे 12 × 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये हो जाएंगे हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स। ठीक है, अच्छा, व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स? अगर 24 के बदले इसके सिर्फ 13 एलिमेंट्स होते तो 13 को हम किस तरह से m × n के फॉर्म में लिख सकते हैं? 13 को अगर हम फैक्टराइज करें भी तो हम देखेंगे कि ये और किसी से, इसके सिर्फ 1 और 13 यही इसके फैक्टर्स हैं, तो इसीलिए 13 को हम या तो 1 × 13 लिख सकते हैं या फिर 13 × 1 लिख सकते हैं। तो यानी कि ये दो ही इसके पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3i + j। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि Ij जो है ये एलिमेंट्स के पोजीशन के लिए एक जनरल सा फॉर्मूला दिया हुआ है, राइट? सबसे पहले क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, ये कह रहा है कि एक 3/4 मैट्रिक्स बनाओ, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 3 रो हो, रो 1 2 3, इस तरीके से रोज़ ऐसे होंगे, हमारे 3 रोज़ चाहिए हमें और कॉलम्स चाहिए 4, यानी कि 1 2 3 4। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके का एक मैट्रिक्स चाहिए। ठीक है, वो 1 2 3 4 मैंने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है क्योंकि अभी हम जस्ट शुरू कर रहे हैं, राइट? मैट्रिसेस थोड़ी देर के बाद ये रोज़ कॉलम्स ये सारी चीज़ें तो आपको मतलब एकदम बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, फिर आपको इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो मतलब जो मेरा मैट्रिक्स बनेगा, मान लेते हैं कि इस मैट्रिक्स का हम नाम देते हैं A, तो इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। देखो मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रही हूँ ताकि किसी के मन में कोई डाउट ना रह जाए।
ठीक है ना। तो बेसिकली हमारा मैट्रिक्स कुछ ऐसा बनेगा, एक 3/4 का मैट्रिक्स। अब मुझे क्या करना है, मुझे बस इन सारे एलिमेंट्स की वैल्यूज़ निकालनी है, और वैल्यू निकालना काफ़ी आसान है। देखो यहाँ पे आई और जे की आप वैल्यू डालते जाओगे और इनकी वैल्यूज़ निकलती जाएगी इस फॉर्मूले के हेल्प से। चलो फिर साइड में पहले सारे एलिमेंट्स की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो अगर हमें A11 निकालना होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 मॉड ऑफ -3 × 1 दैट इज़ -3 + 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -2 का मॉड यानी कि वो +2 हो जाएगा, तो 1/2 × +2 ये हो जाएगा +1। उसी तरह A12 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ -3 × 1 + 2, तो ये हो जाएगा -3 + 2 यानी कि -1 का मॉड हो जाएगा 1, तो यानी कि 1/2। उसी तरह A13 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ -3 × 1 + 3, तो -3 + 3 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इसी तरह A21 निकालेंगे तो 21 की वैल्यू निकल जाएगी 5/2। अब कैलकुलेट तो आप खुद ही कर लोगे। A22 की वैल्यू निकल जाएगी +2। सारे पॉजिटिव में ही निकलेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने डाल दिया है मॉड, फॉर्मूले में ही मॉड है। A23 की निकल जाएगी 3/2, A24 की निकल जाएगी +1, ठीक है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हमने A14 की वैल्यू नहीं निकाली थी, राइट। तो A14 क्या हो जाएगा, 1/2 × -3 मॉड ऑफ -3 × 1 + 4, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। ठीक इसी तरीके से A31 की वैल्यू निकालेंगे जो आएगी 4, A32 की वैल्यू आएगी 7/2, A33 की वैल्यू आ जाएगी 3 और A34 की वैल्यू आ जाएगी 5/2। तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई। तो अब हमें करना क्या है, सारी वैल्यूज़ बस इसमें डाल दो। तो यानी कि ये बन जाएगा कुछ ऐसे, 1 1/2, 0 1/2, 5/2, 2 3/2, 1, 4 7/2, 3 5/2। तो ये बन जाएगा हमारा 3/4 का एक मैट्रिक्स। चलो, तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक सब कुछ स्मूथ जा रहा है, और इसी के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ और अब मैं बात करूंगी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। तो मैट्रिसेस कई तरह के होते हैं और अभी मैं फटाफट एक के बाद एक बताती जाऊंगी टाइप, और आपको क्या करना है, फटाफट समझते जाना है। ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा सिंपल है, थोड़ा सा सुनते रहना, मैं क्या कह रही हूँ सब क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो पहला टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। क्या होता है कॉलम मैट्रिक्स? कॉलम मैट्रिक्स छोड़ो, कॉलम क्या होता है बताओ, जल्दी सोचो सोचो। कॉलम होता है हमारा वर्टिकल जो लाइन होती है वो होता है कॉलम। तो कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, विच हैज ओनली 1 कॉलम। एक से ज्यादा कॉलम नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल आ गया, एग्जाम्पल। तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए जो है ये कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ एक कॉलम है, हालांकि यहाँ पर 4 रोज हैं, राइट, बट कॉलम एक ही है। तो अगर मैं जस्ट फॉर चेकिंग कि आपको कितना समझ आया है, अगर मैं पूछूं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? ऑर्डर कैसे निकालते हैं? रोज क्रॉस कॉलम। तो रोज कितने हैं? 4, कॉलम कितना है? 1, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 4/1। दूसरा टाइप है रो मैट्रिक्स। आई डोंट थिंक मुझे बताने की भी जरूरत है कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होता है। एग्जाम्पल प्लीज। एग्जाम्पल हाजिर। तो एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है, हालांकि इसमें कॉलम्स एक से अधिक हैं बट रो एक ही है। तो ये हमारा रो मैट्रिक्स। तीसरा टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर क्या होता है पहले ये याद कर लेते हैं। स्क्वायर ऐसा एक फिगर होता है जिसके अंदर चारों साइड्स बराबर होते हैं, राइट। एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके चारों साइड्स बराबर, चारों एंगल्स बराबर। कुछ वैसा ही यहां पे भी होगा मैट्रिक्स में। तो जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल्स प्लीज। तो पहला एग्जाम्पल मैट्रिक्स ए, इसके अंदर 3 रोज हैं
और 3 ही कॉलम्स हैं, तो इसीलिए इसका ऑर्डर होगा 3/3 और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हम एक और चीज की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे याद करो अपना ज्योमेट्री वाला स्क्वायर, उसका डायगोनल क्या होता है? जो दो ऑपोजिट पॉइंट्स को कनेक्ट करता है उसे हम कहते हैं, उस लाइन को कहते हैं डायगोनल, राइट? ठीक उसी तरह से जो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, इसके जो ये बीच वाले एलिमेंट्स हैं डायगोनल पे लाई करने वाले, ये होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। तो मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो ये एलिमेंट्स कौन से वाले होते हैं? ये वैसे एलिमेंट्स होते हैं जहां पर i और j की वैल्यू सेम होती है। हमने याद है जनरल फॉर्म डिस्कस किया था, तो इन जनरल फॉर्म हम किसी भी एलिमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? aij, राइट? तो जब i और j दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, मतलब a11, a22, a33, ये जो है ये हो जाते हैं हमारे डायगोनल एलिमेंट्स। यहां पर एक थोड़ा सा टेढ़ा सवाल, जैसे अगर मान लेते हैं कि मैं आपको एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दे दूं, मतलब जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, और अब इस मैट्रिक्स में अगर मैं पूछूं कि भाई डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, तो आप क्या कहोगे? तो आइडियली ये जो हम डायगोनल एलिमेंट्स डिफाइन करते हैं ये हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको एक इस तरह का मैट्रिक्स दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे, तो आप क्या बताओगे? आप फोकस करोगे डेफिनेशन पे। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डायगोनल एलिमेंट्स कौन से वाले होते हैं? जो इस फॉर्म में होते हैं aij, जहां पर ij की वैल्यू सेम है, यानी कि a11, a22, a33, a44, a55, राइट? तो उस डेफिनेशन के हिसाब से इस वाले मैट्रिक्स के अंदर a11, a22, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे हो जाएंगे डायगोनल एलिमेंट्स। चौथा टाइप का मैट्रिक्स जिसे हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब नॉट रियली चौथा टाइप का मैट्रिक्स, बट ये सारे ऐसे टाइप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स ही है जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो, सारे जीरो, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो, तो उसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि ये अब यहाँ पर B और C तो आपको पता ही चल रहा है कि भाई डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं, बाकी सब जीरो हैं, लेकिन जो A मैट्रिक्स है इसमें आप देख रहे हो कि भैया एलिमेंट ही एक है, तो इसमें क्या पता कौन सा डायगोनल है कौन सा डायगोनल नहीं है। उसको छोड़ो, डायगोनल एलिमेंट की डेफिनेशन क्या थी? aij वाले एलिमेंट्स जहाँ पे i और j बराबर है। तो यहाँ पर एक ही एलिमेंट है और ये एक ही एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है? a11, वही तो होता है पहला एलिमेंट। तो a11 जो है वो हमारे डायगोनल एलिमेंट का जो क्राइटेरिया है उसे सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर एक ही एलिमेंट है और वो डायगोनल एलिमेंट है और वो नॉन जीरो है, तो इसीलिए ये भी मेरा डायगोनल मैट्रिक्स के एग्जाम्पल में फॉल करेगा। अब अगला एक और टाइप का मैट्रिक्स आ गया है सीन में जिसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है भाई? जब डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स है ना, जब वो सारे बराबर होते हैं तो हम उसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो मतलब कहानी कुछ ऐसी है कि पहले हमने कहा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, फिर हमने कहा कि भाई अगर उस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाएं तो हम उसे कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम कह रहे हैं कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर सारे डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाए तब हम उसे कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट थोड़ी ही देर में आपको पता चल जाएगा कि भैया आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो बहुत ज़रूरी था। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके अंदर सारे डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू होगी 1 और इसके अलावा बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे 0। तो ये होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी आगे जाके हम देखेंगे कि इसका रोल कुछ कुछ 1 के जैसा होता है। जैसे नंबर्स जब हम पढ़ते थे ना तो हम कहते थे ना कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो हमेशा 1 आता है। उसी तरह थोड़ी ही देर में हम पढ़ेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो आंसर वही वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एक और इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करते हैं कि हर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर तो सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, तो हम कह सकते हैं कि सारे आइडेंटिटी मैट्रिसेस जो हैं दे आर ऑल स्केलर मैट्रिक्स। अब बात करते हैं नल मैट्रिक्स यानी कि जीरो मैट्रिक्स।
ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स होते हैं जीरो, उसे हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। जितने भी जरूरी टाइप के जरूरी मैट्रिसेस थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये इतने बेसिक टाइप्स के मैट्रिसेस अगर आपको पता हो तो यू आर गुड टू गो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। जब हम कहते हैं कि दो मैट्रिसेस इक्वल है, उसका मतलब क्या होता है? मतलब उससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं? उससे हम ये इंटरप्रेट करते हैं कि अगर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी बराबर है, इसका मतलब मैट्रिक्स ए का हर एक एलिमेंट मैट्रिक्स बी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर है। ठीक है, यानी कि मैट्रिक्स ए का जो A11 एलिमेंट है वो मैट्रिक्स बी के B11 एलिमेंट के बराबर होगा। मैट्रिक्स ए का A21 एलिमेंट जो है वो मैट्रिक्स बी के B21 एलिमेंट के बराबर होगा। राइट, तो मतलब उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे। और दो मैट्रिसेस इक्वल तभी होते हैं जब उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होता है। तो अगर दो इक्वल है यानी कि दोनों ही सेम ऑर्डर के होंगे। अगर एक 2x2 मैट्रिक्स है तो दूसरा भी 2x2 ही होगा। अगर एक 3x4 मैट्रिक्स है तो दूसरा भी 3x4 ही होगा। ठीक है, तो अब ये थी थोड़ी बहुत और बेसिक्स ऑन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो फटाफट से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। Z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, यहाँ पर दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं हमारे पास, एक लेफ्ट हैंड साइड पे एक राइट हैंड साइड में, और बीच में है एक इज इक्वल टू का साइन। यानी कि ये क्वेश्चन ऐसा कहना चाह रहा है कि ये वाला मैट्रिक्स जो है वो इस वाले मैट्रिक्स के इक्वल है। और अभी अभी हमने क्या पढ़ा? व्हेन टू मैट्रिसेस आर इक्वल देयर रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स आर इक्वल। यानी कि अगर ये दो मैट्रिसेस बराबर है, इसका मतलब है इनके सारे एलिमेंट्स बराबर होंगे। एज इन इसका जो A11 है, इसका जो ये पहला एलिमेंट है वो किसके बराबर होगा? वो 6 के बराबर होगा। ठीक, उसी तरीके से 2 जो है वो 2 के बराबर होगा, जो कि है हमें दिख रहा है। 5 प्लस Z जो है वो 5 के बराबर होगा, और XY जो है वो 8 के बराबर होगा। राइट, नाउ इफ वी सॉल्व दिस, यहाँ तो डायरेक्टली हमें z की वैल्यू मिल जाएगी 5 माइनस 5 यानी कि 0। तो z तो हमने निकाल लिया भाई। अब x और y निकालना है, तो जिसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशंस हैं यहाँ पर, छोटे छोटे से सिंपल से। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 8/y, और x के इसी वैल्यू को हम पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में। तो हमें क्या मिलेगा? 8/y प्लस y इज इक्वल टू 6, यानी कि 8 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू 6, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और ये क्या है? ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें यूज करते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग। -6 को हम स्प्लिट कर सकते हैं एज -4y माइनस 2y, क्योंकि इनका प्रोडक्ट है 8y स्क्वायर विच इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इंटू वाई माइनस 4 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू 4 भी हो सकती है और y की वैल्यू 2 भी हो सकती है। तो अगर y की वैल्यू 4 होगी तो x की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ से हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 2 होगी, और अगर y की वैल्यू 2 होगी तो x की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू 4 होगी। तो बेसिकली हमारे पास 3 सेट ऑफ वैल्यूज मिले जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 0। या तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा, या फिर दूसरा सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 0। सो ये दोनों ही हमारे पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। तो बच्चा पार्टी, चलो अब बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, वही वाला ऑपरेशन यार, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला। तो चलो देखते हैं कि मैट्रिसेस को हम ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। कहाँ ज़रूरत पड़ती होगी मैट्रिसेस को ऐड करने की? एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ABC स्कूल में क्लास 5, 6 और 7 में कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स हैं। तो क्लास वाइज ये मुझे नंबर दे रहा है। और दूसरी तरफ ये एक मैट्रिक्स है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि XYZ स्कूल में
क्लास 5, 6, 7 में कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स हैं। अब अगर मैं ये सवाल पूछूं कि दोनों स्कूल्स को मिला के क्लास 5, 6 और 7 में कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स हैं, तो आप क्या करोगे? तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि आप इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दो। और ऐसे ही काफ़ी सारे सिचुएशंस में हमें मैट्रिसेस को ऐड करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि मैट्रिसेस की एडिशन होती कैसे है। तो अगर हम इसे मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहें एडिशन को, तो हम क्या कहेंगे कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A और एक मैट्रिक्स है B, और ये दोनों ही जो है ये 2/3 मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, तो उस केस में हम A प्लस B को कैसे डिफाइन करेंगे? हम इन दोनों के रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ऐड करते चले जाएंगे, यानी कि A11 प्लस B11 बना देगा हमारा नया 1 पोजीशन का एलिमेंट। उसी तरह A12 प्लस B12, फिर A13 प्लस B13, मतलब सारे रेस्पेक्टिव कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनको हम ऐड करते चले जाएंगे। सिंपल। सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो एडिशन है ये तभी पॉसिबल है अगर A एंड B दोनों ही सेम ऑर्डर के हो, यानी कि अगर A भी एक 2/3 मैट्रिक्स है तो B को भी 2/3 मैट्रिक्स होना पड़ेगा, तभी दोनों का एडिशन पॉसिबल है। एक अगर 2/3 है, दूसरा 3/2 है या 4/2 है, तो दोनों का एडिशन पॉसिबल नहीं है। इन दैट केस अगर दोनों सेम ऑर्डर के नहीं है देन A प्लस B इज नॉट डिफाइंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। तो कभी अगर बाई चांस इस तरह का क्वेश्चन आ भी जाता है, कभी मल्टीपल चॉइस में या कभी कहीं भी, तो आपको पता होना चाहिए कि कभी भी दो अलग ऑर्डर के मैट्रिक्स के को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि एडिशन एग्जैक्टली करते कैसे हैं। ये एक मैट्रिक्स है A, दूसरा है B, अब इन दोनों को ऐड करना है। तो A प्लस B क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल है, A प्लस बी सीधा सीधा एक मैट्रिक्स बनाओ और दोनों के एलिमेंट्स ऐड करते जाओ। इसका पहला एलिमेंट प्लस इसका पहला एलिमेंट 2 + 1 हो जाएगा 3। उसी तरह इसका फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, इसके फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, तो ये हो जाएगा 4 + 3 यानी कि 7। उसी तरह 3 के साथ ऐड होगा -2, ये बन जाएगा 1। 2 के साथ ऐड होगा 5, तो ये बन जाएगा 7। तो A प्लस B हो जाएगा 3 7 1 7। ये हो जाएगा हमारा सम। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने नंबर्स के बदले में फंक्शंस लिया हुआ है, cos थीटा sin थीटा के फॉर्म में फंक्शंस लिया हुआ है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि एडिशन का कॉन्सेप्ट विल स्टिल रिमेन द सेम, चाहे फंक्शन हो, चाहे इमेजिनरी नंबर हो, चाहे रियल नंबर हो, कुछ भी हो, जो मर्जी हो, बट एडिशन हम उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे हम ऐड? बिल्कुल उसी तरह से cos स्क्वायर x, यानी कि ये वाला टर्म इस वाले टर्म के साथ ऐड हो जाएगा, पहले एलिमेंट बनाएगा, तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। अब पहले रो के दूसरे एलिमेंट के लिए ये वाला ऐड हो जाएगा इस वाले के साथ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। उसके बाद ये वाला एलिमेंट ऐड हो जाएगा इस वाले एलिमेंट के साथ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। और फिर ये जो लास्ट वाला बचा मेरा वो है cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x, और ये भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ तो बहुत ही मज़ेदार आंसर आने वाला है, क्योंकि हम सभी को पता है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है? 1। ये तो हम पढ़ते चले आ रहे हैं बचपन से ट्रिग्नोमेट्री में, तो इन सब की वैल्यूज़ हो जाएगी 1, तो हमारा जो सम है वो हो जाएगा। तो हमने देखा कितने सिंपल तरीके से मैट्रिसेस ऐड हो गए, ठीक इतने ही सिंपल तरीके से मैट्रिसेस को हम सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो अगर दो मैट्रिसेस हमारे पास दिए हुए हो A और B, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे? इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इस तरह से हमें एक नया मैट्रिक्स मिलेगा जो कि होगा डिफरेंस ऑफ दीज टू मैट्रिसेस। यहाँ भी वही लॉजिक रहेगा कि सब्ट्रैक्शन होने के लिए इन दोनों मैट्रिसेस A और B का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर इनका ऑर्डर सेम नहीं है तो सब्ट्रैक्शन विल नॉट बी डिफाइंड फॉर दीज टू मैट्रिसेस। तो अब सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस का एक एग्जांपल लेते हैं। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A, दूसरा मैट्रिक्स है B, हमें A माइनस B निकालना है। हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे। 2 - 1, 2 और 1 इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 - 3, 3 - -2 और 2 - 5। सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा? 1 1 5 -3।
तो ये हो जाएगा दोनों मैट्रिसेस का डिफरेंस। तो अभी आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत बच्चों वाली चीज़ें लग रही हैं, बच्चों वाली चीज़ें लग रही हैं क्योंकि हमने जस्ट शुरुआत की है मैट्रिसेस के बारे में पढ़ना। धीरे 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 हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ भी जाएंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि मैट्रिसेस का लेसन इसीलिए ईजी है क्योंकि 12th में मैट्रिसेस को आपको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो इसलिए आप बहुत हाईफाई कुछ तो नहीं पढ़ोगे, आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इसी तरह की चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है ना। तो अभी तक तो बहुत आसान चल रहा है, धीरे धीरे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा बट उसको भी हम आसान बनाएंगे। जिस तरह से जब हम नंबर्स की बात करते थे, नंबर्स में जब हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह पढ़ते थे तो हम उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ते थे, जैसे कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, राइट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ा करते थे। ठीक उसी तरीके से मैट्रिसेस के केस में भी ये प्रॉपर्टीज़ लागू होती हैं। जैसे कि अगर हम एडिशन की बात करें, जो कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो अगर एडिशन की बात करें तो पहला प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो जिस तरह से नंबर्स के लिए होता था, जिसमें वो कहता था कि अगर दो नंबर है a और b तो a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। ठीक उसी तरह मैट्रिसेस के केस में भी अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं a और b तो a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। दूसरा प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो ये कहता है कि अगर हमारे पास तीन मैट्रिसेस हैं a b और c तो a प्लस बी प्लस c इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस c। तीसरा प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि एक ऐसा नंबर, जैसे जब हम नंबर्स के बारे में पढ़ते थे तो हम कहते थे कि एक ऐसा नंबर होता है जिसको किसी भी नंबर के साथ ऐड कर दो हमको वापस वही नंबर मिल जाता है, और ऐसी आइडेंटिटी कौन सी होती थी? जीरो। ठीक उसी तरह जब हम मैट्रिसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर भी एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसे किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड कर दो हमें वापस वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। कौन सा होता है ऐसा मैट्रिक्स? जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स जो है ये होता है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि इसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड करो तुम्हें वापस वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। चौथा प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स। फिर से सोचते हैं एक बार, नंबर्स के केस में हमने क्या पढ़ा था? एक ऐसा नंबर जिसको अगर आप उस नंबर के साथ ऐड करो तो आपको मिलेगा आंसर जीरो, तो उसे हम कहते थे एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर, राइट। जैसे कि अगर एक नंबर है 2 के साथ अगर हम -2 को ऐड करते हैं तो रिजल्ट होगा जीरो। ठीक उसी तरह से मैट्रिसेस के केस में भी एक मैट्रिक्स के साथ अगर हम उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव को ऐड कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट होगा जीरो। तो ये जो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स है इसी को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। तो बेसिक चीजें थोड़ी बहुत देखी हमने, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज। तो अब एक ये क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूट a प्लस बी एंड b माइनस सी, ऑल्सो वेरीफाई दैट a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, चलो ट्राई करके देखते हैं। एक क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, ठीक है ना। तो ए बी सी हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, तो एक एक करके करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले a प्लस बी निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे a प्लस बी? उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते चले जाएंगे, जैसे कि 1 प्लस 3 करेंगे, फिर 2 माइनस 1 करेंगे, तो इस तरह से ऐड करते चले जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा? 1 प्लस 3 हो जाएगा 4, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, माइनस 3 प्लस 2 हो जाएगा -1, 5 प्लस 4 हो जाएगा 9, 0 प्लस 2 हो जाएगा 2, 2 प्लस 5 हो जाएगा 7। तो इसी तरीके से हम इसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो a प्लस बी मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे? b माइनस सी। b माइनस सी में क्या करेंगे? जैसे ये b के एलिमेंट्स हैं, इनसे हम कॉरेस्पॉन्डिंग c के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे। तो 3 माइनस 4 हो जाएगा -1, -1 माइनस 1 हो जाएगा -2, 2 माइनस 2 हो जाएगा 0। ठीक उसी तरीके से हम करते चले जाएंगे और ये हमें मिल जाएगा b माइनस सी। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब प्रूव करते हैं, हमें ये वेरीफाई करना था कि a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है कि a के साथ ऐड करो b माइनस सी। b माइनस सी कहाँ पे है? तो ये रहा b माइनस सी और ये रहा a। तो अब इन दोनों को हमें ऐड करना है। ऐड का तरीका तो वही रहेगा,
राइट तो ए के ये वाले हर एक एलिमेंट के साथ बी माइनस सी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते जाएंगे। तो ए प्लस -1 हो जाएगा 0, 2 माइनस -2 सॉरी 2 प्लस -2 हो जाएगा 0, -3 प्लस 0 हो जाएगा -3, और ठीक इसी तरीके से हम इन सारे एलिमेंट्स को ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें ये वैल्यू मिली। अब देखते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में क्या करना था, a प्लस बी माइनस सी। तो a प्लस बी कहाँ पे है, ये रहा a प्लस बी, और c कहाँ पे है, ये रहा c। ठीक है, तो यानी कि अब a प्लस बी के हर एक एलिमेंट से c के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे। तो चलो करते हैं फिर। तो a प्लस बी में ये रहा 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, -1 -2 क्या हो जाएगा -3। ठीक इसी तरीके से हम इनको सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब अगर हम LHS और RHS को कंपेयर करें तो हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ हमें सेम मैट्रिक्स ही मिला है। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमको यही वेरीफाई करना था, तो हमने कर दिया इसे वेरीफाइड। चलो तो अब समझते हैं कि क्या होता है अगर एक मैट्रिक्स के साथ हम एक स्केलर को मल्टीप्लाई कर दें, तो कैसे हैंडल करते हैं हम उसे। मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है A और एक स्केलर है K। ठीक है, अब K के साथ जब हम मैट्रिक्स A को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके साथ K मल्टीप्लाई हो जाता है, और इस तरह से हमें एक नया मैट्रिक्स मिलता है K। अब देखते हैं किस तरह से स्केलर से मल्टीप्लाई करने वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करके कैसे हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इफ A इज दिस मैट्रिक्स, B is also a given matrix, then compute 3A minus 5B। अब 3A और 5B निकालने के लिए हमें क्या करना है, मैट्रिक्स A को 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि सारे एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह मैट्रिक्स B को 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि सारे एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम 3A निकाल लेते हैं। 3A देखो कितना आसान हो जाएगा, हर एलिमेंट के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दो। तो 2/3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 2, 1 इंटू 3 हो जाएगा 3, 5/3 इंटू 3 हो जाएगा 5। ठीक है, तो उसी तरह ये हो जाएगा 1 2 4, ये हो जाएगा 7 6 2। ठीक है, ये हो गया 3A। अब इसी तरीके से 5B निकालते हैं, सारे एलिमेंट्स के साथ 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/5 इंटू 5 हो जाएगा 2, 3/5 इंटू 5 हो जाएगा 3, 1 इंटू 5 हो जाएगा 5। ठीक है, इसी तरीके से ये सेकंड वाला रो हो जाएगा 1 2 4, और थर्ड वाला रो हो जाएगा 7 6 2। ठीक है, अब हमें कंप्यूट क्या करना है, 3A माइनस 5B, यानी कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। वो भी काफ़ी सिंपल है, 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, 3 माइनस 3 0, 4 5 माइनस 5 0। इनफैक्ट अगर हम देखें तो ये सारे के सारे सेम टर्म्स हैं, और इसी वजह से ये जो आंसर होगा ये हो जाएगा 0। ये क्या मिल गया हमें, हमें मिल गया एक नल मैट्रिक्स। फटाक से दो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे जो हमें कैलकुलेशंस में काफ़ी काम आएगा आगे जाके। मान लेते हैं हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं A और B, और हमारे पास दो स्केलर्स हैं K और L। तो हम कह सकते हैं कि K इंटू A प्लस बी इज इक्वल टू KA प्लस KB, कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के जैसा, राइट। और ठीक उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि K प्लस L इंटू A इज इक्वल टू KA प्लस LA। और जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप देखोगे कि कितने सारी जगहों पे, छोटी छोटी जगहों पे आप इन प्रॉपर्टीज का यूज करते चले जाओगे। तो चलो कुछ सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ आप भी साथ में सॉल्व करो कि इफ x इंटू एक मैट्रिक्स 2 2 3, y इंटू एक और मैट्रिक्स इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स 10 5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो यहाँ पर हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं, और ये सारे मैट्रिसेस कैसे वाले हैं, कैसे वाले मैट्रिक्स हैं, 2/1 मैट्रिक्स जिसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो स्केलर से मल्टीप्लाई करने वाला कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करेंगे। जब हम x से मल्टीप्लाई करते हैं इस मैट्रिक्स को, तो इसके सारे एलिमेंट्स के साथ x मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये बन जाता है 2x 3x। ठीक उसी तरीके से जब ये y इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा -y + y।
दिस इज इक्वल टू 10 5। ठीक है, अब अगर हम इक्वल टू साइन पे फोकस करें तो उसके हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स है वो राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम इन दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। कैसे? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर देंगे। तो 2x प्लस माइनस वाई क्या हो जाएगा? 2x माइनस वाई। 3x प्लस वाई क्या हो जाएगा? 3x प्लस वाई। तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाला मैट्रिक्स है और राइट हैंड साइड पे ये वाला मैट्रिक्स है, राइट। चूंकि दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं, इसका मतलब है कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो इसका मतलब है कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो हम आराम से इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? 5x इज इक्वल टू 15, यानी कि x इज इक्वल टू 15 बाई 5 दैट इज 3। तो x की तो वैल्यू हमारी ऑलरेडी निकल गई। ठीक है, अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से। मान लेते हैं पहले इक्वेशन को। तो पहले इक्वेशन के हिसाब से y इज इक्वल टू 2x माइनस 10। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 10, तो 6 माइनस 10 यानी कि -4। तो हमने निकाल लिया x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -4। तो अभी चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं थोड़ी देर से कि किस तरह से एक मैट्रिक्स को हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसी सिलसिले में मुझे याद आ गया, थोड़ी ही देर पहले मैं बात कर रही थी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स की, राइट, जब हम बात कर रहे थे एडिटिव इनवर्स की, राइट। तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स भी हम कुछ इसी तरह से निकालते हैं। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A, उसका नेगेटिव निकालना है, यानी कि -a निकालना है। कैसे निकालेंगे? हम a को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, तो हमें मिल जाएगा -a, यानी कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बच्चा पार्टी कैसी चल रही है अभी तक की मैट्रिसेस की जर्नी? तो अभी तक तो हम काफ़ी सिंपल चीज़ें पढ़ रहे थे, अब धीरे धीरे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। हालांकि टेंशन मत लो, मैं चीज़ों को काफ़ी सिंपल करके दूंगी आपके लिए। तो अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस दिए हुए हो और उन दोनों को मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे? ज़रा सोच के देखो, जो मैट्रिक्स है ना वो अपने आप में ही थोड़ा सा, मतलब उसमें इतनी सारी नंबर्स होते हैं। मान लेते हैं कि अगर 2 3x3 का मैट्रिक्स हो, एक एक मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स हैं। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करना हो तो भाई किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सोच के ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कैसे होगा, राइट। तो एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं, क्योंकि पहले ये समझना ज़रूरी है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे सिनेरियो में काम आएगा, राइट। तो मान के चलते हैं कि दो बच्चे हैं, अमित और अनु, ठीक है। दोनों को पेंसिल्स और इरेजर्स खरीदने हैं। तो अमित को कुछ पेंसिल्स और कुछ इरेजर्स खरीदने हैं, अनु को भी कुछ पेंसिल्स और कुछ इरेजर्स खरीदने हैं। अब दो दुकानें हैं जहां पर पेंसिल और इरेजर की जो प्राइस है वो अलग अलग है, ठीक है। तो ये मेरा सिचुएशन है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अगर अमित शॉप नंबर 1 से जाके शॉपिंग करेगा तो उसके कितने पैसे लगेंगे, अगर अमित शॉप नंबर 2 पे जाके शॉपिंग करेगा तो उसके कितने पैसे लगेंगे। ठीक उसी तरह से अगर अनु शॉप 1 पे जाके शॉपिंग करेगी तो कितने पैसे लगेंगे, और अगर वो शॉप 2 पे जाके शॉपिंग करेगी तो कितने पैसे लगेंगे। तो चलिए इस सिनेरियो को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं और समझते हैं कि कब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस सीन में आ टपकेगा। तो ये हमारी गिवन सिचुएशन है, राइट, कि अमित और अनु जो है वो इतने इरेजर्स और पेंसिल्स खरीदना चाहते हैं, और इन इरेजर्स और पेंसिल्स की जो प्राइसेस हैं, पर पीस का जो प्राइस है वो इन दो अलग अलग शॉप्स में कुछ इस तरह से हैं, ठीक है। ये हमारा सिचुएशन है। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हाउ मच ईच अमित एंड अनु हैज़ टू पे इफ दे बाय फ्रॉम शॉप 1 और इफ दे बाय फ्रॉम शॉप 2, तो अगर अमित शॉप 1 में जाके शॉपिंग करता है तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे, और अगर अमित शॉप 2 में जाके शॉपिंग करता है तब उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे, और उसी तरह से अनु को कितने पैसे देने पड़ेंगे अगर वो शॉप 1 में बाई करती है और अगर वो शॉप 2 में बाई करती है, ठीक है। तो इसे हम वैसे, मतलब फॉरगेट अबाउट मैट्रिसेस, अगर हमें इन जनरल इसे सॉल्व करना होता तो हम क्या करते, तो हम कुछ यूं करते, राइट, कि अगर अमित जाता है शॉप 1 पे, S1 पे जाता है, तो अमित को कितने पैसे देने पड़ेंगे। अमित को खरीदना कितना था, 5 इरेजर्स एंड 7 पेंसिल्स, और शॉप 1 में जो प्राइसिंग है पर पीस वो ये है, राइट। तो यानी कि 5 इंटू इरेजर का प्राइस क्या है 1, प्लस 7 इंटू पेंसिल का प्राइस क्या है 2, यानी कि
5 + 14 19, तो अमित को 19 रुपीज़ देने पड़ते। वहीं अगर अमित जो है वो जाता शॉप 2 पे, तो उस केस में उसे कितने पैसे देने पड़ते? अमित अभी भी 5 ही इरेजर्स खरीदता, बट अब जो 5 इरेजर्स हैं उनका पर पीस का प्राइस 2 रुपीज़ है, तो ये हो जाता 5 × 2 + 7 × 2, पेंसिल का प्राइस दोनों जगह सेम है, तो ये हो जाएगा 10 + 14 यानी कि ₹24। अब ठीक इसी तरह अगर अनु जाती शॉप 1 पे, तो अनु को कितने पैसे देने पड़ते? 3 × 1 + 4 × 2 यानी कि 11। और अगर अनु जाती शॉप 2 पे, तो उसे देने पड़ते 3 × 2 + 4 × 2 यानी कि 14। ठीक है, तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका सीधा सीधा आपका आंसर यही है। लेकिन मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि आप मेरे क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैट्रिसेस के हेल्प से दो, तभी तो आप समझोगे कि मैट्रिसेस का यूज़ क्या है, राइट? तो अगर आपको इसका आंसर मैट्रिसेस के हेल्प से देना है तो आपको क्या करना होगा? तो आपको इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना होगा। ये जो है ये हमारा एक मैट्रिक्स है, ये जो है ये हमारा दूसरा मैट्रिक्स है, और हम क्या करेंगे? इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। मान लेते हैं अगर ये मैट्रिक्स ए है और अगर ये मैट्रिक्स बी है, तो हम क्या करेंगे? हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे दिखाती हूँ मैं। 5 7 3 4 ये हमारा मैट्रिक्स ए है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 2 2 के साथ, और हम देखेंगे कि जब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एग्जैक्टली यही वाली वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि भाई इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, किस तरीके से? क्या 5 × 1 कर देंगे सिर्फ, या 7 × 2 कर देंगे सिर्फ? नहीं, इसका एक प्रोसेस है जो हम फॉलो करेंगे। तो ये समझ में आ गया कि मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हमें काम आने वाला है, ये फालतू की चीज़ तो नहीं है। ठीक है, तो अब हम मैथमेटिकली समझते हैं हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। सो लेट अस लुक एट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस मैथमेटिकली। तो अगर हमारे पास दो गिवन मैट्रिसेस हो ए और बी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तभी है, इनका मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड तभी है अगर ए जो है इसका ऑर्डर है m/n और जो b है उसका ऑर्डर है n/p, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन a इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन b। जब ऐसा ट्रू होगा तभी हम उनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला कंडीशन है। दूसरी बात, चलो मान लिया कि ठीक है ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया और अब हम दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? हम कहेंगे कि ठीक है एक मैट्रिक्स है ए, एक है बी, ए × बी जो है ये बनाएगा एक नया मैट्रिक्स सी। ठीक है, तो ये नया मैट्रिक्स सी का ऑर्डर क्या होगा? तो अगर ए का ऑर्डर m/n था, बी का ऑर्डर अगर n/p था, तो सी का ऑर्डर होगा m/p। क्लियर है यहाँ तक? तो चलो हमें यह भी पता चल गया कि जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट मैट्रिक्स जो होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। अब क्या बचा कि ये जो सी मैट्रिक्स है इसके हम एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे। तो सी का कोई भी रैंडम एलिमेंट, जैसे CIK मान लेते हैं, कोई भी जो रैंडम एलिमेंट है वो कैसे निकलेगा? पहला मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स ए के ith रो के एलिमेंट्स को हम दूसरे मैट्रिक्स बी के kth कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे। कुछ समझ आया? नहीं आया होगा, आई एम प्रिटी श्योर, क्योंकि ये सिर्फ सुन के समझने वाली चीज़ ही नहीं है। तो चलो फटाफट इस एग्जाम्पल को देखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे और उसके बाद देखो कैसे क्रिस्टल क्लियर होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ। तो ये है ए और ये है बी, हमें निकालना है इसका प्रोडक्ट। ठीक है, तो मान लेती हूँ मैं कि ये हो गया ए, इसको कर दिया मल्टीप्लाई बी के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा एक नया मैट्रिक्स सी। ठीक है, तो वो सी को भी अगर मैं इसी फॉर्म में लिखूं तो उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे? अच्छा, सबसे पहले सी का ऑर्डर क्या होगा? जो ए है वो क्या है? 2/2 मैट्रिक्स, जो बी है वो क्या है? वो भी 2/2 मैट्रिक्स है, राइट? और अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि जब कभी भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं।
राइट। और उसका कंडीशन क्या होता है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो m/n है, जो दूसरा है वो n/p है, तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा वो होगा m/p। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2/2 है, ये 2/2 है, तो जाहिर सी बात है कि जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा वो भी 2/2 ही होगा, राइट। तो यानी कि इसके 4 एलिमेंट्स होंगे, C11, C12, C21 एंड C22। मैं बिल्कुल बेस से समझा रही हूँ ताकि किसी को कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। तो मतलब इसका प्रोडक्ट निकालने का एक तरह से मतलब क्या है कि हमें ये C11, C12, C21 और C22 की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो C11 1 से हमें ये पता चल रहा है, यही लॉजिक है, मेन लॉजिक, प्लीज़ फोकस। C11 मतलब कि पहले वाले रो के एलिमेंट्स को ले लो, ये हो गया मेरा पहले वाले रो के एलिमेंट्स, ठीक है, और दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले कॉलम के एलिमेंट्स को ले लो। अब क्या करो, इन्हें मल्टीप्लाई करके इनको सम कर दो। कैसे, ये पहले तो इन दोनों को चूज कर लो, क्योंकि यहाँ पे 1 1 है, तो इसका पहला 1 का मतलब है कि पहले वाले मैट्रिक्स का रो, दूसरे 1 का मतलब है कि दूसरे वाले मैट्रिक्स का पहला कॉलम, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 × 1 प्लस 4 × -2। हमने क्या किया, अब ये जो रो और कॉलम हमने चूज किया, इनके जो रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं, दोनों के पहले एलिमेंट का प्रोडक्ट निकाला, दोनों के दूसरे एलिमेंट का प्रोडक्ट निकाला और उसको ऐड कर दिया। यही प्रोसेस है मल्टीप्लाई करने का मैट्रिसेस को। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम निकालेंगे C12, इस वाले एलिमेंट को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो C12 क्या कह रहा है, 1 2, यानी कि पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम। जो मैंने पहले ही बताया है कि ये जो सबस्क्रिप्ट का जो पहला नंबर होता है ये रो के लिए होता है, दूसरा नंबर कॉलम के लिए होता है। और इस पर्टिकुलर केस में जो पहला रो है वो पहले मैट्रिक्स का रो है, और जो दूसरा वाला कॉलम है वो दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम है। तो यानी कि पहले मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम, इन दोनों के एलिमेंट्स को हम प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 3 प्लस 4 × 5, ठीक है। तो 2 एलिमेंट्स हमारे निकल गए। अब बारी है C21 की। C21 कैसे निकालेंगे, 2 1, यानी कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो किसका, पहले वाले मैट्रिक्स का सेकेंड रो, यानी कि ये वाला, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का पहला कॉलम, यानी कि ये। तो इन दोनों के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 1 प्लस 2 × -2, ठीक है। अब समझ आ रहा है धीरे धीरे, राइट। तो ये जब आप स्टार्टिंग में करोगे तो थोड़ा लगेगा कि कॉम्प्लिकेटेड है, बट 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद यू विल गेट द हेक ऑफ इट, ठीक है। बट मैं यही एडवाइस करूंगी कि स्टार्टिंग में ना आप इसको ठीक इसी तरीके से लिख के प्रैक्टिस करो, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए। तो अब हम निकालेंगे C22। 2 2 है, यानी कि पहले वाले मैट्रिक्स का सेकेंड रो, यानी कि ये वाला रो, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का भी सेकेंड कॉलम, तो ये वाला कॉलम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 प्लस 2 × 5, ठीक है, ये हो गया। तो यानी कि ये प्रोडक्ट हमारा क्या निकलेगा, 2 - 8, यानी कि -6। ये हो जाएगा 3 2 6 प्लस 9, तो 6 + 9 हो जाएगा 15। ये हो जाएगा 3 - 4, यानी कि -1। ये हो जाएगा 9 + 10, यानी कि 19। एक सेकेंड, यहाँ पर ये 15 नहीं होगा, 5 × 4 है, 5 + 4 थोड़ी है। तो ये 3 2 6 प्लस 5 4 20, तो ये हो जाएगा 26, ठीक है। तो ये जो निकला मैट्रिक्स मेरा, ये क्या हो गया, ये हो गया AB, मतलब A × B का जो मैट्रिक्स है वो हो गया ये, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं आपको कैलकुलेट करने बोलूं BA, तो क्या आप कैलकुलेट कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि अच्छा ठीक है, नंबर्स के केस में तो A × B और B × A सेम ही होता है, 2 × 4 भी 80 होता है और 4 × 2 भी 80 होता है, लेकिन यहाँ हम किसके साथ डील कर रहे हैं, मैट्रिसेस के साथ, और मैट्रिसेस के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलो करके दिखाते हैं, ठीक है। तो अब बारी है BA निकालने की, ठीक है। तो BA निकालेंगे अब हम लोग, तो यहाँ पर पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो B क्या है, B को इस बारी हम पहले लिखेंगे,
तो B है 1 -2 3 5 और A क्या है 2 3 4 2। ठीक है, ये हो गया BA, ये हमें निकालना है। और मान लेते हैं इसका प्रोडक्ट निकलता है एक नया मैट्रिक्स C जिसके एलिमेंट्स होंगे C11 C12 C21 C22। तो अब इन्हीं एलिमेंट्स को हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे C11 की, यानी कि पहले मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम। तो इनके प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 2 + 3 × 3। ठीक है, अब बात करते हैं C12 की, यानी कि पहले मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम। राइट, तो ये हो जाएगा 1 × 4 + 3 × 2। अब देखते हैं C21, यानी कि पहले वाले मैट्रिक्स का दूसरा रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का पहला कॉलम। इन दोनों के प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या करेंगे -2 × 2 + 5 × 3। अब फोकस करते हैं C22 पे, यानी कि पहले वाले मैट्रिक्स का दूसरा रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 × 4 + 5 × 2। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल जाएगी, ये हो जाएगा 2 1 = 2 + 3 3 = 9, तो ये हो जाएगा 11। 4 1 = 4 + 3 2 = 6, तो 6 + 4 हो जाएगा 10। -2 × 2 यानी कि -4 + 8, तो हो गया -4 + 5 × 3 दैट इज 15, तो 15 - 4 ये हो जाएगा 11। -2 × 4 यानी कि -8 + 10, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा B × A। तो अब अगर हम कंपेयर करें कि जो AB की वैल्यू निकली थी वो कितनी थी, वो ये थी, और जो BA की वैल्यू निकली है वो ये है, तो क्या दोनों बराबर है? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ से हमें साफ साफ पता लग रहा है कि AB जो प्रोडक्ट है दो मैट्रिसेस का, दैट इज नॉट नेसेसरीली इक्वल टू BA। ठीक है ना, तो इसीलिए इस मिथ में नहीं रहना है कि AB = BA होता है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो नंबर्स के लिए ट्रू होती हैं, नंबर्स के ऑपरेशन के लिए ट्रू होती हैं, बट वो मैट्रिसेस के ऑपरेशन के लिए ट्रू नहीं होती है, और ये उनमें से एक है। तो इसीलिए कई बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि दो मैट्रिसेस के लिए AB तो डिफाइंड है, लेकिन जो BA है वो शायद डिफाइंड ही ना हो। राइट, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूं मैं यहाँ पर। मान लेते हैं कि हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं A और B। ठीक है, तो A जो है ये एक मैट्रिक्स है जो कि 1/2 मैट्रिक्स है। ठीक है, B एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि 2/1 मैट्रिक्स है। तो अगर इन दोनों का मुझे प्रोडक्ट निकालना हो तो क्या ये डिफाइंड होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि कंडीशन क्या होती है कि M/N मैट्रिक्स के साथ हम N/P मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। और ऐसे केस में क्या होगा, जो प्रोडक्ट हमारा निकलेगा मैट्रिक्स C, उसका ऑर्डर क्या होगा, वो हो जाएगा 1/1। राइट, यही हमारा लॉजिक है। अब मान लेते हैं एक दूसरा सिनेरियो जिसमें जो मेरा मैट्रिक्स B है। अब ये तो सिनेरियो था जब हमने A × B किया। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इन्हीं दोनों मैट्रिक्स के साथ अगर मैं B × A करना चाहूं तो क्या हो जाएगा। B मेरा क्या है, 2/1 है, A क्या है, 1/2 है। ऐसे केस में अगर इन दोनों का हम प्रोडक्ट निकालें, यानी कि अगर हम BA निकालें, तो क्या ये डिफाइंड होगा? बिल्कुल होगा। 2/1 के साथ 1/2 मैट्रिक्स भी पॉसिबल है, बट इस केस में जो हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स निकलेगा, यानी कि जो नया मैट्रिक्स C निकलेगा, इसका जो ऑर्डर होगा ये होगा 2/2। ठीक है, तो इस तरीके से तो ऐसे कई सिचुएशन ऐसे भी आ सकते हैं कि AB जो है वो तो हमारा डिफाइंड है, बट जो BA है वो डिफाइंड ही नहीं है, BA निकालना पॉसिबल ही नहीं है। राइट, तो इसीलिए AB के साथ BA का उस तरह से देखा जाए तो कुछ खास लिंकेज नहीं है। राइट, तो मुझे उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल के साथ आपको मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कैसे करना है वो तो समझ में आ गया होगा। और मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, टू स्टार्ट विथ, चूंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, टू स्टार्ट विथ हमेशा बिल्कुल ऐसे बेसिक स्टेप से स्टार्ट करो। दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखो कि ये ऐसा वाला एक C मैट्रिक्स बनेगा।
सी मैट्रिक्स का ऑर्डर तो आप निकाल ही लोगे, इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर को देखते हुए उसके एलिमेंट्स को लिखो और उसके बाद जो है उसे इस तरीके से कैलकुलेट करो, तो आप मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करोगे। ठीक है, हमारे पास दो मैट्रिसेस दी हुई हैं। जो ये पहला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, 3/1। जो दूसरा मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, इसके अंदर रो एक ही है लेकिन कॉलम्स 3 है, तो ये है 1/3 और हमें इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। सबसे पहले देखो कि क्या प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तो इसीलिए हम इसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। और जो इसका प्रोडक्ट निकलेगा वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, मान लेते हैं कि वो एक मैट्रिक्स सी होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर हो जाएगा 3/3। ठीक है, यानी कि उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, टोटल 9 होंगे, कुछ इस तरीके से C11, C12, C13, C21, C22, C23 और C31, C32, C33। कई लोगों को लग रहा होगा कि इतना सब लिखना तो टाइम वेस्ट है। शायद आपको टाइम वेस्ट लग रहा है, बट अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपको इस टॉपिक में कन्फ्यूजन है, अगर ऐसे करोगे तो ट्रस्ट मी आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और गलती तो बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, बाद में जब एक बार कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा फिर तो आप आराम से खुद ही कर लोगे, राइट। तो अब चलो करते हैं C11, यानी कि 1 मतलब पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो, एग्जैक्टली। तो पहले रो में क्या है, सिर्फ 1 है, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का पहला कॉलम उसमें क्या है, सिर्फ 2 है, राइट। तो इसका जो पहला एलिमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 1 × 2। प्लस करने के लिए और तो कुछ है ही नहीं, एक एक ही एलिमेंट थे रोज और कॉलम्स में। C12 यानी कि पहले वाले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट जो कि 1 है, और 2 यानी कि दूसरे वाले मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम यानी कि 3, तो ये हो जाएगा 1 × 3। C13, 1 मतलब रो, पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो दैट इज 1, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का तीसरा कॉलम यानी कि 4। ठीक है, C21 यानी कि पहले वाले मैट्रिक्स का दूसरा रो जो कि है 2, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई होगा पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से, यानी कि 2 × 2 होगा पहले, फिर 2 × 3 होगा, फिर 2 × 4 होगा। ठीक उसी तरीके से 3 × 2 होगा, 3 × 3 होगा, 3 × 4 होगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2, 3, 4, 4, 6, 8, 6, 9, 12। तो ये हो जाएगा इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट। ठीक है, आसान था। तो कई बार क्या होता है ना, बच्चे इस तरह के मैट्रिक्स को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर रो कौन सा है, कॉलम कौन सा है, बट कुछ कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये वाले प्रोसेस को फॉलो करो। ठीक है, कि भाई इतने कॉम्प्लिकेशन के साथ हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा है, एक वर्ड प्रॉब्लम तो बनता है। बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। ठीक है, देयर सेलिंग प्राइसेस आर ₹80, ₹60 एंड ₹40 ईच रेस्पेक्टिवली। फाइंड टोटल अमाउंट बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो यहाँ मेंशन कर दिया कि भाई मैट्रिक्स अलजेब्रा से निकालना है, वरना नॉर्मल अलजेब्रा से तो तुम ऐसे ही मल्टीप्लाई कर करके ऐड करके आंसर बता दोगे, राइट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैट्रिसेस बनानी होंगी, राइट। तो एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें हम बुक्स के नंबर्स डालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितने बुक्स हैं, हमारे पास हर सब कुछ दर्जन में दिया हुआ है, तो 1 डजन इज बेसिकली 12। सो 12 को हम बाहर ही रखते हैं मैट्रिक्स के, 12 के साथ लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अंदर हम लिख सकते हैं, एक तो हमारे पास 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स हैं, 8 डजन फिजिक्स बुक्स हैं और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक है। तो ये जो है ये हमारा एक मैट्रिक्स बन गया बुक्स का। ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स बनेगा उनके प्राइसेस का। ठीक है, और प्राइसेस क्या क्या है, प्राइसेस है 80, 60 और 40 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हमें जो है टोटल अमाउंट कैसे मिलेगा, जब हम नंबर ऑफ बुक्स के साथ उनके सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे, और सब कुछ को मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम उन पूरे चीज़ को ऐड कर देंगे उससे हमें टोटल अमाउंट मिलेगा, राइट। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो पहला वाला जो मैट्रिक्स है ये कैसा मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है इसका, इसमें रो 1 है, कॉलम्स 3 है। इस केस में क्या है, कॉलम्स कितने हैं, इस केस में कॉलम 1 है, रोज 3 है, तो यानी कि ये 3/1 है।
ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। और इनके प्रोडक्ट से हमें कैसा मैट्रिक्स मिलेगा? हमें ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा जो 1 by 1 होगा, यानी कि उसमें एक ही एलिमेंट होगा, दैट इज C11। ठीक है, तो C11 मतलब पहले वाले मैट्रिक्स का जो पहला रो है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ, यानी कि इनके रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है और फिर उसे ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10 इंटू 80 प्लस 8 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 800 प्लस 480 प्लस 400, तो ये हो जाएगा ₹20,160। तो इस तरीके से हमने इसे मैट्रिक्स अलजेब्रा से निकाला। यहाँ पर बताने वाली हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात। याद है जब हम नंबर्स के बारे में पढ़ते थे, हम कहते थे कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है या तो दोनों नंबर 0 है या फिर दोनों में से एक नंबर 0 है। राइट, ऐसा ही कहते आए हैं हम, ऐसा ही होता आया है नंबर्स के साथ। बट मैट्रिसेस के साथ ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट 0 होता है, बट दोनों में से कोई भी मैट्रिक्स 0 नहीं होता है। यकीन नहीं हो रहा है आपको? चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एक A और एक B, और हमें साफ साफ दिख रहा है कि ना तो A इक्वल टू 0 है और ना ही B इक्वल टू 0 है। दोनों ही नॉन जीरो या फिर नॉन नल मैट्रिसेस हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनका प्रोडक्ट निकालते हैं। AB, ये क्या ऑर्डर है? ये 2 by 2 मैट्रिक्स है, ये भी 2 by 2 मैट्रिक्स है। तो अगर इनका प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक मैट्रिक्स C मिलेगा जिसका ऑर्डर 2 by 2 होगा। तो यानी कि C11, C12, C21, C22, इस तरह के फॉर्म में हमें एक मैट्रिक्स मिलने वाला है। ठीक है, तो AB क्या हो जाएगा? C11, यानी कि पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का पहला कॉलम, इनके एलिमेंट्स के हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 0। ठीक है, C12 कैसे निकलेगा? पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम। राइट, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 5 प्लस -1 इंटू 0। C21, यानी कि पहले मैट्रिक्स का दूसरा रो और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम। तो ये हो जाएगा 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0। अब C22 क्या होगा? पहले का दूसरा रो और दूसरे का दूसरा कॉलम, तो होगा 0 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये पहला वाला पूरा हो जाएगा 0, ये भी पूरा हो जाएगा 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो हमने क्या देखा कि AB इज इक्वल टू क्या निकल गया? AB तो 0 निकल गया, लेकिन ना तो A 0 है और ना ही B 0 है। तो यहाँ से हमें यह पता चला कि कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स तो 0 होता है, लेकिन A जो है वो भी नॉन ज़ीरो होता है और B जो है वो भी नॉन ज़ीरो होता है। तो ये भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो नॉर्मली नंबर्स के लिए ट्रू नहीं होती है। नंबर्स में क्या होता है, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब दोनों में से एक नंबर 0 है। राइट, बट मैट्रिसेस के लिए अगेन दैट इज नॉट ट्रू। सो ये भी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो मैट्रिसेस के लिए ट्रू नहीं है, बट नंबर्स के लिए ट्रू है। ये वही वाली प्रॉपर्टीज हैं जो हम जनरली एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह में भी डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ, जो कहता है कि अगर हमारे पास तीन मैट्रिसेस हैं A, B और C, तो AB इंटू C इज इक्वल टू A इंटू BC। तो प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो तो हमने सीख ही लिया है, तो अभी इन चीज़ों को मैं प्रूव नहीं करूंगी अब, बट दिस इज द प्रॉपर्टी विच होल्ड्स ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ट्रू है। अगर हमारे पास तीन मैट्रिसेस हैं A, B, C, तो A इंटू B प्लस C इज इक्वल टू AB प्लस AC। ठीक उसी तरह से A प्लस B इंटू C इज इक्वल टू AC प्लस BC। और आप देख रहे होंगे कि दोनों ही केस में लास्ट में लिखा हुआ है कि वेन एवर बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेलिटी आर डिफाइंड, यानी कि ऐसी कोई वैल्यू नहीं डाल सकते हैं जिससे दोनों साइड नॉट डिफाइंड हो गया। राइट, तो इसीलिए ऐसी वैल्यूज़ के लिए जिसके लिए दोनों ही साइड जो है डिफाइंड है, मतलब दोनों ही साइड के प्रोडक्ट्स को हम निकाल सकते हैं, वैसे केसेस के लिए ये प्रॉपर्टीज ट्रू हैं। ठीक है, तीसरा है द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता था? एक ऐसा नंबर जिसके साथ अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमें वापस वही नंबर मिल जाता था। तो वो चीज़ जो है वो मैट्रिसेस के लिए भी ट्रू है। सो देयर एग्जिस्ट्स एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स
ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स ए है, गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, तो उसी मैट्रिक्स के ऑर्डर का अगर हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होता है, वापस से वही मैट्रिक्स दे देता है हमें। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दिस इज बिहेविंग लाइक अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने पहले शुरू में डिस्कस किया था, राइट। व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स? जैसे अगर हम 2x2 ऑर्डर की बात करें, सो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। ठीक है, जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं दैट इज 1, बाकी सारे एलिमेंट्स 0। अब बात करेंगे एक और नए टर्म के बारे में जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है? ये बड़ा ही आसान सा चीज़ है। पता है इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम कोई भी एक गिवन मैट्रिक्स के रोज को बना देते हैं कॉलम्स, कॉलम्स को बना देते हैं रोज, मतलब सब उलट पुलट कर देते हैं और उसे हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अगर मेरे पास दिया हुआ है एक मैट्रिक्स ए, तो उसके ट्रांसपोज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए टी, छोटा ऊपर एक सुपरस्क्रिप्ट डाल देते हैं टी का, या फिर ए और ऊपर एक डैश। ठीक है, तो क्या करते हैं ट्रांसपोज निकालने के लिए? रो को बना देंगे कॉलम और कॉलम को बना देंगे रो। अब जब हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसकी 3-4 छोटी छोटी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि ए ट्रांसपोज का वापस आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा? आपको वापस ए मिल जाएगा, राइट क्योंकि ए से ए ट्रांसपोज कैसे बनाया था हमने? रो को कॉलम, कॉलम को रो। अब जब ए ट्रांसपोज को वापस ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या होगा? वापस से जो पहले रो था वही रो बन जाएगा, जो पहले कॉलम था वही कॉलम बन जाएगा, यानी कि हमें वापस ए मिल जाएगा। उसी तरह से के ए का ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो के पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि के तो एक कांस्टेंट है, एक स्केलर है। तो इसका मतलब होगा के ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज। ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और ठीक उसी तरह ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ना ये बहुत ज़रूरी है, बहुत से बच्चे सोचते हैं ए बी का ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और आपने तो अभी तक में देख ही लिया है कि ए बी मैट्रिसेस के केस में ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, राइट। तो इसीलिए इस पे ध्यान देना है चौथे वाले पे कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। हम एग्जाम्पल्स लेके इन सब को प्रूव कर सकते हैं, हालांकि हम प्रूफ में इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो आप खुद भी कर सकते हो, राइट। तो कोई भी रैंडम मैट्रिसेस के एग्जाम्पल्स ले करके इनके लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को आप खुद प्रूव कर सकते हो। अगर ये मेरा गिवन मैट्रिक्स है, मान लेते हैं ये मेरा गिवन मैट्रिक्स ए है, तो इसका अगर मुझे ट्रांसपोज निकालना है तो मैं क्या करूँगी? कुछ करूँगी ही नहीं, सीधा सीधा जो रो है उसको कॉलम बना दूंगी, जो कॉलम है उसको रो बना दूंगी, राइट। तो यहाँ पे रो क्या है? -1 5 6, इसको चुपचाप कॉलम बना दो। √3 5 6, ये पहले रो था, इसको कॉलम बना दो। 2 3 -1, ये पहले रो था, इसको कॉलम बना दो। और देखो बाय डिफॉल्ट ही जो पहले कॉलम था, जैसे -1 √3 2, वो अब रो बन गया है -1 √3 2। तो ये कुल मिला के बन गया मेरा ट्रांसपोज। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एक और क्वेश्चन है। इफ ए इज अ मैट्रिक्स, बी इज अ गिवन मैट्रिक्स, देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, इनको सॉल्व करना बड़ा ही आसान है, कुछ रॉकेट साइंस तो है ही नहीं। ठीक है, तो ए भी दिया हुआ है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और उसके लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा ए प्लस बी। ए प्लस बी कैसे निकालते हैं? चुपचाप सारे एलिमेंट्स को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ते चले जाएंगे। तो ए प्लस बी हो जाएगा -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2, राइट। जैसे -1 प्लस -4 हो गया -5, 2 प्लस 1 हो गया 3, 3 -5 हो गया -2। तो इस तरीके से ये हो गया a प्लस बी। तो अब अगर a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना हो तो हम क्या करेंगे? बस इसी मैट्रिक्स में रोज को कॉलम्स बना देंगे, सिंपल। तो हो जाएगा -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। तो ये हो गया a प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करना है हमें। तो ए ट्रांसपोज करो पहले, ये जो है मेरा गिवन मैट्रिक्स ए है, इसके रोज कॉलम्स को उलट पुलट कर दो। तो ये हो जाएगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। और इसके साथ जोड़ देंगे बी ट्रांसपोज, यानी कि -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे
तो हमें क्या मिलेगा, -1 -4 यानी कि -5, 5 + 1 यानी कि 6, -2 + 1 यानी कि -1। और हम देखते हैं कि ये हमें एग्जैक्टली वही मिल गया जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिला था। तो अगर हम कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमने कर दिया है इसे वेरीफाई। अब आ गए हैं एक और छोटे से कॉन्सेप्ट पे जिसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जब कोई भी एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू उसका ट्रांसपोज, यानी कि जब भी A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज होता है तब वैसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर हमें दिखाना हो कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम कैसे दिखाएंगे, कुछ भी नहीं करना है, A ट्रांसपोज निकालो फटाफट, रोज को कॉलम्स बना दो, तो ये हो जाएगा A1 -1 5, ये हो जाएगा -1 2 1 5 1 3, बना दिया। अब A ट्रांसपोज को A के साथ कंपेयर करो, देखो ये तो बराबर है, तो यानी कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, यानी कि ये क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक यानी कि वो सिमेट्रिक तो नहीं है बट सिमेट्रिक से थोड़ा रिलेटेड है। एग्जैक्टली तो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो A और उसका ट्रांसपोज है A ट्रांसपोज, और अगर A इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज, तो हम कहते हैं दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें दिखाना है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने के लिए सबसे पहले तो A ट्रांसपोज ही निकालेंगे, यहाँ भी रो को बना देंगे कॉलम, तो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ये बन गया मेरा A ट्रांसपोज। ठीक है, A ट्रांसपोज को A के साथ कंपेयर करो, क्या ये बराबर है, नहीं है, यानी कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो नहीं है। बट हम ये भी देखते हैं कि ये इसके बराबर है सिवाय इसके कि जो साइन है वो उल्टा है, राइट। तो चूंकि साइन उल्टा है तो अगर हम यहाँ से -1 को बाहर निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा, सबके साइंस पलट जाएंगे, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1, राइट। और ये अंदर वाला क्या है, जो अंदर वाला है वो बेसिकली A है, तो यानी कि A ट्रांसपोज जो है दैट इज इक्वल टू -A, तो यानी कि ये किस तरह का मैट्रिक्स है, ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम बात करेंगे दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की जो हमें आगे कुछ क्वेश्चंस में काम आने वाले हैं। पहला तो थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो A, तो A + A ट्रांसपोज जो है वो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और A - A ट्रांसपोज हमेशा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अगर आप चाहो तो इसे प्रूफ भी कर सकते हो, आपको इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A, पूछा जाएगा कि भाई प्रूफ करो A + A ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है, या फिर A - A ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक है। ये आसान चीज़ें हैं, राइट, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट ये आ सकते हैं। ठीक उसी तरह से दूसरा थ्योरम कहता है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, कुछ इस तरीके से, अगर A हमारा एक गिवन मैट्रिक्स है तो हम कभी भी A को इस तरह से लिख सकते हैं, ½ ऑफ A + A ट्रांसपोज प्लस ½ ऑफ A - A ट्रांसपोज। और अभी पहले थ्योरम में हमने प्रूव किया कि A + A ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है और A - A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है, राइट। तो यानी कि हम इसे कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम A को एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की तरह रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। एक्सप्रेस द मैट्रिसेस एज सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर आपके पास इस तरह से एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, यानी कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये क्या है, ये मेरा A है, और अभी अभी हमने थ्योरम में देखा कि किसी भी A को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1/2 A + A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A - A ट्रांसपोज। हम इस फॉर्म में किसी भी गिवन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 A + A ट्रांसपोज। सबसे पहले तो A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 3 5 जो कि पहले रो था उसको कॉलम बना देंगे, उसी तरह 1 - 1 को भी कॉलम बना देंगे, ये A ट्रांसपोज हो गया। अब A + A ट्रांसपोज इनको ऐड करते चले जाएंगे, 3 + 3 5 + 1 1 + 5 -1 -1। अब उसी तरह से 1/2 A - A ट्रांसपोज यानी कि 3 - 3 5 - 1 1 - 5 -1 -1 यानी कि -1 + 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 6
6 6 -2 और इधर हो जाएगा 1/2 0 4 -4 0। तो अब 1/2 को हम सभी के साथ 1/2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 3 3 -1 प्लस 0 -2 2 0। तो इस तरह से हम जो गिवन मेरा ए मैट्रिक्स था उसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर दिया। मैट्रिसेस के ऊपर हम 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑपरेशंस कर सकते हैं जिससे वो मैट्रिक्स पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये 6 ऑपरेशंस जो हम करते हैं ये हम इनमें से 3 ऑपरेशन हम रोज पे करते हैं, 3 तरह के ऑपरेशंस हम कॉलम पे करते हैं। मतलब ये हैं सिमिलर टाइप के ऑपरेशंस, बट रोज पे भी किए जा सकते हैं और कॉलम्स पे भी अप्लाई किए जा सकते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा होगा शायद सुन के कि क्या ऑपरेशन, क्या रोज पे, क्या कॉलम्स पे। तो बेसिकली ये कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जिससे हमारा जो गिवन मैट्रिक्स ए है वो कुछ और बन जाता है। तो बेसिकली हम अपने मर्जी के हिसाब से अगर मुझे ए को कुछ और बनाना है तो हम ये सारे ऑपरेशंस उस पर कर सकते हैं। और इस तरह के ऑपरेशंस को हम कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस या फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, जिससे मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो चलिए इसे ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला ऑपरेशन हम कर सकते हैं वो ये है कि इंटरचेंज ऑफ 2 रोज या फिर इंटरचेंज ऑफ 2 कॉलम्स। तो इसे हम कैसे डिनोट करते हैं? जैसे मान लेते हैं अगर हम कहते हैं कि इंटरचेंज ith एंड jth रो, ठीक है, तो इसे हम कैसे डिनोट करेंगे? यानी कि जो रो ith रो जो था, अब ये ith आपके मैट्रिक्स के हिसाब से 3rd रो अगर है तो आप लिखोगे R3, 2nd रो है तो लिखोगे R2, ठीक है। तो ith रो जो है अब क्या हो जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएगा jth रो से। तो इसे हम डिनोट करेंगे इस तरह के एक डबल साइडेड एरो से, यानी कि Ri अब Rj बन जाएगा, Rj Ri बन जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर हमें बताना हो कि इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth कॉलम, तब हम कैसे डिनोट करेंगे? कॉलम को हम C से डिनोट करेंगे, तो हम कहेंगे Ci जो है इंटरचेंज्ड विथ Cj, ठीक है। अब यहां पर लेते हैं हम एक एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया है 3x3 ऑर्डर का, ठीक है। अब अगर इस मैट्रिक्स पे मैं अप्लाई करती हूँ एक रूल, क्या रूल? कि R1 जो है दैट इज इंटरचेंज्ड विथ R2, यानी कि जो पहला रो है और जो दूसरा रो है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा जो नया मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म होने के बाद मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 5 6 1 2 3 7 8 9, ठीक है। तो समझ आया हम किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं? हम इस तरीके से लिखते हैं R1 जो है वो R2 के साथ इंटरचेंज हो जाएगा और उसके बाद पूरा का पूरा R1 और R2 जो है वो इंटरचेंज हो जा रहा है और हमें क्या मिल रहा है? एक नया मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब हम देखते हैं दूसरे ऑपरेशन को, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर हमारा कोई भी रो है, लेट्स से ith रो है, अगर इस रो में हम सारे एलिमेंट्स के साथ चाहें तो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड नंबर के साथ उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि Ri जो है अब क्या हो जाएगा? K इंटू Ri, यानी कि Ri ith रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स को हम K से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह अगर हमें इसे कॉलम पे अप्लाई करना हो तो हम कहेंगे Ci इज इक्वल टू KCi, यानी कि एक पर्टिकुलर कॉलम के सारे एलिमेंट्स जो हैं उस पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। हम वापस से इसी वाले मैट्रिक्स पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं ये जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है, इसी मैट्रिक्स पे हम एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो हम अप्लाई करते हैं ये वाला ऑपरेशन कि C2 जो है दैट बिकम्स 2C2। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो एरो है ये डबल साइडेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे इंटरचेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ इतना हो रहा है कि C2 जो है ये जाके बन जा रहा है 2 इंटू C2। तो अब क्या होगा, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में अगर हम देखें कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं है,
कॉलम 1 है 1 4 7, लेकिन जो कॉलम 2 है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि कॉलम 2 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, और थर्ड कॉलम वापस से बराबर रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा नया मैट्रिक्स आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा ऑपरेशन। अब जो तीसरा ऑपरेशन है वो कहता है कि द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। इसको शायद पढ़ के लग रहा है कि पता नहीं क्या ही कह रहा है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई भी rth रो को जो है हम क्या कर सकते हैं, इस रो को हम किसी और रो को इस रो में ऐड कर सकते हैं, यानी कि इस रो के जो एलिमेंट्स हैं उनमें हम किसी और के एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट चाहे तो किसी और के एलिमेंट्स को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी इनके ऐड कर सकते हैं। कैसे? यानी कि जैसे Ri है, मतलब ith रो के सभी एलिमेंट्स के साथ हम ऐड कर सकते हैं jth रो के सभी एलिमेंट्स को, यानी कि ith रो के हर एक एलिमेंट के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग jth रो के एलिमेंट को हम ऐड कर सकते हैं, और चाहे तो इसको हम k से मल्टीप्लाई करने के बाद भी ऐड कर सकते हैं। सिमिलर चीज़ अगर हम कॉलम के लिए अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे कॉलम i इज इक्वल टू सी आई प्लस के इंटू सी जे। अब देखते हैं इसे अप्लाई करने पे कैसा होता है। तो हम अपना वही पुराना वाला ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लेते हैं कि हम वहाँ पे एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं कि R3 जो है अब क्या हो जाएगा, R3 माइनस 2R1, यानी कि R3 के जो भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स से मैं माइनस 2R1 के एलिमेंट कर दूंगी। ठीक है, तो ऐसा करने पे जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो कैसा होगा। सबसे पहली बात है कि ये जो रूल अप्लाई हो रहा है सिर्फ थर्ड रो के लिए अप्लाई हो रहा है, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड रो मेरा एज इट इज़ रहेगा 1 2 3 4 5 6, लेकिन जो थर्ड रो रहेगा उसका पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, अब वो 7 नहीं रहेगा, आइडियली 7 होना चाहिए था, बट अब क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू R1, रो 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 1, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 1, यानी कि ये हो जाएगा 5। अब इसका दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, पहले क्या था 8, अब क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 इंटू R1, अब R1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 2, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4 यानी कि 4। इसका तीसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, पहले था 9, अब हो जाएगा 9 माइनस 2 इंटू ये पहले रो का एलिमेंट दैट इज 3, तो यानी कि ये हो जाएगा 3। तो ये बन जाएगा हमारा नया मैट्रिक्स। थोड़ा सा शायद कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा आपको, बट थोड़ा आराम से ध्यान लगा के समझो तो इट इज़ वेरी सिंपल। ये सेंटेंस के वर्ड्स पे मत जाओ, आप सिर्फ इनको देखो। तो ये 3 तरह से आप ट्रांसफॉर्मेशंस या फिर ऑपरेशंस लगा सकते हो। ठीक है, और इनका हम यूज़ कहाँ करेंगे, मेनली हम एलिमेंट्री इन ऑपरेशंस को हम कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, और एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ हम मेजरली करते हैं इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के लिए। ठीक है, तो जब भी हम इन्वर्स निकालेंगे, अभी हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट जब भी हम इन्वर्स निकालेंगे हमें ध्यान रखना है या तो हम ये ऑपरेशन रो के लिए अप्लाई करते जाएंगे या फिर हम ये ऑपरेशन कॉलम के लिए अप्लाई करते जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक बार रो के लिए अप्लाई किया एक बार कॉलम के लिए अप्लाई किया। ठीक है, या तो रो के लिए करेंगे तो फिर लगातार रो के लिए करते चले जाएंगे, या तो कॉलम के लिए करेंगे तो लगातार कॉलम के लिए अप्लाई करते चले जाएंगे। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इस लेसन का आखिरी कॉन्सेप्ट है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्या होता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स? मान लेते हैं हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स है A जो कि ऑर्डर M का है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एक और मैट्रिक्स है B जो कि सेम ऑर्डर का है। ठीक है, सच दैट A इंटू B इज इक्वल टू I, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि B इज इनवर्स ऑफ A और इन अ वे A इज इनवर्स ऑफ B। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे, तो इस तरह के मैट्रिक्स A को हम कहेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यानी कि उसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। जिस मैट्रिक्स का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं उसे हम कहते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। और इन्वर्स क्या होता है, मतलब वो मैट्रिक्स को जब हम उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये होता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
पहली बात, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इनवर्स जो है ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है। दूसरी बात, अगर बी ए का इनवर्स है इसका मतलब ही ये है कि ए बी का इनवर्स है। तीसरी बात, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो इनवर्स यूनिक है, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही इनवर्स होता है। अब आप पहुंचे हैं हम सबसे क्रिटिकल जंक्चर पे, जहां पर आके हमें एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। तो अभी ही हमने काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करी थी, जो ऑपरेशंस की बात करी थी मैट्रिक्स के ऊपर, तो हम देखेंगे कि किस तरह से वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के हेल्प से हम एक गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, दो वी आर टुवर्ड्स द एंड, बट प्लीज फोकस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत से बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ दीज मैट्रिसेस। तो यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, लेट अस सपोज ये मेरा मैट्रिक्स ए है और मुझे इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी और मैं चाहूँगी कि आप ये स्टेप बाय स्टेप ही हमेशा फॉलो करें जब भी आपको इनवर्स निकालना हो। सबसे पहले मैं ये स्क्रीन को डिवाइड कर लूँगी ताकि इस तरफ मैं स्टेप्स लिख सकूँ, ठीक है। हमारा पहला स्टेप क्या होगा? हमारा पहला स्टेप होगा, जो भी मेरा गिवन मैट्रिक्स ए है उसे हम कैसे लिखेंगे? ए इज इक्वल टू आई इंटू ए, जहाँ पे आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हमने अभी पढ़ा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है दैट इज लाइक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उसको अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें वापस वही मैट्रिक्स मिल जाता है, ठीक है। तो हमारा कभी भी अगर हमें इनवर्स निकालना है तो ये हमारा पहला स्टेप होगा, ए इज इक्वल टू आई ए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? जो हमारा दूसरा स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे? वी विल स्टार्ट अप्लाइंग रो और कॉलम ऑपरेशंस। अप्लाई रो और कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन, जो भी कहें। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देनी है कि अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हो तो आपको रो पे ही अप्लाई करते जाना है। अगर आप कॉलम पे अप्लाई कर रहे हो तो आपको कॉलम पे ही अप्लाई करते जाना है। ऐसा नहीं कि एक बार रो पे किया एक बार कॉलम पे किया, नहीं, वैसा नहीं करना है, ठीक है। अब ये कब तक अप्लाई करते चले जाएंगे? जब तक टिल लेफ्ट हैंड साइड पे हमें आई नहीं मिल जाता, यानी कि जब तक लेफ्ट हैंड साइड में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिलता है तब तक हम ये रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते चले जाएंगे। फाइनली एक स्टेज आएगा जब हमें लेफ्ट हैंड साइड में हमने शुरू किया था ए से, बट ये ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करते करते एक स्टेज आएगा जब लेफ्ट हैंड साइड में हमें आई मिल जाएगा। उस समय राइट हैंड साइड पे क्या होगा? क्योंकि हम ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई कर रहे थे सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे तो नहीं कर सकते, दोनों साइड पे कर रहे थे, राइट। तो बाय दैट टाइम ये जो आई था ये मेरा चेंज होके कोई दूसरा मैट्रिक्स बन चुका होगा, ठीक है। और यहाँ पर मेरा ये ए था, ये ए बस ए लिखा हुआ है। तो अब इसको देख के हमें क्या पता चल रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इंटू वॉट? ए इंटू ये जो भी मैट्रिक्स है दैट इज बेसिकली ए इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स और ए को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। तो ये रहेगा हमारा लॉजिक इनवर्स निकालने के लिए, ठीक है। शायद बहुत से लोगों को अभी क्लियरली नहीं समझ आया होगा, इसीलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है? ए इज इक्वल टू 1 2 -1 3, ये हमारा गिवन ए है। हमारा पहला स्टेप क्या होगा? ए इज इक्वल टू आई ए, ठीक है, यानी कि ए इज इक्वल टू आई ए, ये हमारा पहला स्टेप होगा। तो ए को लिखते हैं 1 2 -1 3, दिस इज इक्वल टू आई को लिखेंगे 1 0 0 1 ए, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब हम इसमें रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई तब तक करते चले जाएंगे जब तक लेफ्ट हैंड साइड में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना मिले। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हम रो ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पाने के लिए मुझे ये 1 को 0 करना पड़ेगा, इस 3 को भी 0 करना पड़ेगा। सॉरी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पाने के लिए हमें इस 2 को 0 करना पड़ेगा और हमें इस -1 को भी 0 करना पड़ेगा,
राइट। तो ऐसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो फिलहाल जो हमें समझ आ रहा है एक, तो हम ये कर सकते हैं कि जो R2 है यानी कि जो रो 2 है उसमें से हम -2R1 कर देते हैं, क्योंकि अगर 2 में से हम 2 × 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 2 में से अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो चलो कम से कम एक तो 0 होगा, राइट। तो अगर हम ये अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, पहला रो तो एज इट इज़ रहेगा, दूसरा रो में ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये क्या हो जाएगा 2 - 2 × 1, और ये वाला क्या हो जाएगा 3 - 2 × -1, तो ये बन जाएगा 5। 5 कैसे हुआ, 3 - 3 × -1, तो ये क्या हो गया, सॉरी 3 - 2 × -1, तो ये हो गया 3 + 2 यानी कि 5। ठीक है, तो ये रफ कैलकुलेशन था, इसको हटा देती हूँ मैं ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, और इस तरफ क्या होगा, ये 1 0 0 1, इसके ऊपर भी लगेगा ये वाला हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर भी जो पहला रो है वो एज इट इज़ रहेगा, जो दूसरा रो है वो क्या बन जाएगा R2 - 2R1 यानी कि 0 - 2 × 1, तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 1 - 2 × 0 यानी कि 1। ठीक है, तो अब क्या हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली, नहीं मिली, लेकिन हमें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही लाना है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस 5 को हमें 1 बनाना पड़ेगा, राइट। तो आसान तरीका एक क्या है कि R2 को जो है इसको बना देते हैं 1/5 R1, इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा 1 हो जाएगा, राइट। तो ये बन जाएगा 1 0 -1 1, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ऊपर का R1 तो सेम रहेगा, नीचे का R2 जो है वो हो जाएगा -2/5 और 1/5 × A। ठीक है, यहाँ तक भी सही है। अब क्या करना है, अब ये काफ़ी करीब आ चुका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, बस ये एक -1 रह गया है। इस -1 से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर -1 के साथ हम +1 कर दें, यानी कि इस -1 के साथ इसको ऐड कर दें, तो R1 के साथ रो 1 के साथ अगर हम रो 2 ऐड कर दें तो पहला वाला एलिमेंट में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि 1 + 0 तो 1 ही रह जाएगा, लेकिन जो दूसरा वाला है उसमें -1 + 1 होके ये 0 बन जाएगा, राइट। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे R1 को जो है वो हम कर देते हैं R1 + R2, तो इससे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 0 0 1, और इधर क्या बन जाएगा, इधर R1 बन जाएगा 1 + -2/5, तो 1 - 2/5 क्या हो जाएगा 3/5। ठीक उसी तरह ये हो जाएगा 0 + 1/5 यानी कि 1/5, और नीचे का जो R2 है वो एज इट इज़ रह जाएगा, दिस × A। तो फाइनली हम इस वाले फॉर्मेट में आ गए हैं जहाँ पर I = 3/5 1/5 -2/5 1/5 × A। तो इससे साफ पता चलता है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये क्या है, ये है A इन्वर्स। तो इस तरीके से हम निकालते हैं इन्वर्स ऑफ A। आई नो कि ये बहुत सिंपल तो नहीं है, क्योंकि ये जो हमें रूल्स अप्लाई करने होते हैं ना वो हमें सोच सोच के करना पड़ता है, मतलब उसका कोई फिक्स्ड नहीं है कि भाई R2 को आप R2 - 2R1 लिखोगे या R2 - 3R1 लिखोगे, वो आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो मेरा इसका मेन कैच है कि ये जो मेरा A है, इस A को मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो आपको सोचना पड़ेगा कॉन्स्टेंटली कि किस तरह मैं इनको 0 बनाऊँ और किस तरह मैं इनको 1 बनाऊँ, और इसको बनाने के लिए आप कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगा रहे हो तो सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने हैं, अगर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस लगा रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस ही लगाने हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इवन आफ्टर अप्लाइंग ऑपरेशंस आप ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते जा रहे हो और हो ये रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिल रही हैं, बल्कि लेफ्ट हैंड साइड में पूरा का पूरा रो 0 हो जा रहा है, राइट। मतलब जो पहला रो है वो पूरा रो ही 0 हो गया, या फिर जो दूसरा रो है पूरा रो ही 0 हो गया। अगर ऐसा कभी भी होता है, इसका मतलब है उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, नाउ दिस इज अ वेरी क्रिटिकल थिंग। कभी भी अगर ऐसा होता है कि आप रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई कर रहे हो लेकिन उसके रिजल्ट से ये हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिल रहा है, लेकिन पूरा का पूरा रो जो है वो 0 हो जा रहा है, दैट प्रूव्स दैट A इनवर्स डजंट एग्जिस्ट।
ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल के साथ आपको ये समझ आ गया होगा कि इन्वर्स हम कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। घबराने की कोई बात नहीं है, हम खूब सारी और प्रैक्टिस करेंगे। जब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस तरह के हम ढेर सारे क्वेश्चन ऑल सॉल्व करेंगे। बट फिलहाल आपको ध्यान देना है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये किस तरह से हम सॉल्व करते हैं ये आपको समझ आना चाहिए। एंड दिस इज माई रिक्वेस्ट कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, उसके इमीडिएट बाद एटलीस्ट एक क्वेश्चन, कोई सा भी, सिंपल हो, डिफिकल्ट हो, कैसा भी हो, एक क्वेश्चन एटलीस्ट आप खुद से सॉल्व करो जिसमें आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज करके मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल रहे हो। सो गाइज, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। तो मैट्रिक्स का जो ये लेसन था काफी लेंदी था, छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स थे, बट यू विल हैव टू अग्री विथ मी कि टॉपिक सारे आसान थे। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके बाद आएगा एक और वीडियो जिसके अंदर हम मैट्रिसेस के करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। एक बार जब हम ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बाद तो मैट्रिसेस में ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मैट्रिसेस में कहीं भी अटक जाते हो, कुछ भी डाउट आता है, तो बिल्कुल बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप विच इज़ लर्नर हब 12, जो एक्सक्लूसिवली क्लास 12 के बच्चों के लिए बनाया गया है। तो मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।